प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहानी का एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक असाधारण अनुभव हम सुनने के लिए जा रहे हो। बहुत प्रार्थना के साथ में प्रभु का उपस्थिति में रहेगा। परमेश्वर का दास विनोद पास्टर अपना साथ में ज्वाइन हुआ है। आइए प्रार्थना करेगा। धन्यवाद देते प्रभु जी अच्छा शाम का समय के लिए, आपको उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद दे रहे हो। जितने अपने प्रिय दर्शकों में आज इस वीडियो देख रहे हैं उन सबका जीवन में पवित्र आत्मा का बहुत बड़े कार्य आपने प्रकट कर दीजिए। हम सबको नम्र कर रहे हो प्रभु जी। अपना सिस्टम नेटवर्क का सब कुछ आपका हाथ में सौंप के हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करके शुरू करेगा इस वक्त से लेकर अपने आशीर्वाद प्रार्थना तक प्रत्येक आपका उपस्थिति प्रकट होने दीजिए। और एक बार आपका हाथ में आपका दास को समर्पण करके प्रार्थना करो। बलवंत हाथ में रखे उपयोग कर दीजिए। प्रार्थना सुना बोल के धन्यवाद आदर महिमा आपको देते। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते सुनो स्वीकार कर यीशु के नाम में आमेन आमेन आमेन। इस आशीर्वाद में मैंने कहा एक असाधारण जीवन का कथा हम सुनने के लिए जा रहे हो। परमेश्वर का दास विनोद टीजी केरला में त्रिशूर से अपना साथ में ज्वाइन हुआ है। मैंने कहा एक असाधारण अनुभव, अब सुन के आश्चर्यचकित हो जाएगा वैसे अनुभव। मैं बहुत धन्यवाद के साथ में प्यार के साथ में परमेश्वर का दास को स्वागत करना चाहता हूँ। वेलकम पास्टर, आप अभी स्क्रीन में। प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। पास्टर जी आप कैसे हैं? हम बढ़िया, प्रभु की कृपा, अच्छे हो। अभी तक हिंदी भूला नहीं? जी और हिंदी नहीं भूला। केरला में वापस चले जाके कितना साल हो गया अभी? केरला में अभी 18 साल हो गया। केरला वापस जाने के बाद में 18 साल? केरला, हाँ। सेवकाई के लिए आप नॉर्थ में आते हैं, जैसे आपका सेवकाई पुणे साइड में सब आपका कलीसिया है, इसलिए आप आते रहते हैं। जी जी, हर महीना आते रहते हैं, हर पुणे महीना में। आते रहते हैं। मैं मेरे दर्शकों को कहना चाहता हूँ, लास्ट टाइम हम मलयालम में पास्टर जी का अनुभव हम शेयर किया। एक एपिसोड से ख़त्म हुआ नहीं, 3 घंटे का आसपास पास्टर जी ने टेस्टोनी बताया। मैं तक गया, पास्टर जी तो तका नहीं था। 3 घंटे बोलेगे तो उसके बाद में हम सोचे एक काम करेगा, आज बंद करके फिर पास्टर जी उस दिन आपका नेट खत्म हो गया, सही है ना? बात करके करके आपका डेटा खत्म हो गया। वाईफाई यहाँ पर थे, वो लाइट चलेगी, बिजली चले गए थे, बिजली चले गए थे, इसलिए हम बंद किया ना। तो फिर अगले बार हम नेक्स्ट वीक वापस पास्टर जी को लाया और 3 घंटा टोटल खुल मिलके हम 6 घंटा उस दिन में बात किया। मेरी कहानी में हिंदी में कितना घंटा हम बात करेगा? इतना बड़ा अनुभव, इतना बड़ा अनुभव है। कोई भी ऐसे पब्लिकली ओपनली ऐसे अनुभव शेयर करेगा नहीं। वैसे परिस्थिति से परमेश्वर का दास ने गुजरा। बॉम्बे में था, गांव छोड़ के भाग के बॉम्बे आया और उस समय से लेकर एकदम अलग तरह का एक रास्ता उन्होंने बताया, उन्होंने चुना। उसका जीवन का रास्ता उनको काफी नुकसान पहुंचाया। हम पास्टर जी से डायरेक्ट सुनना चाहता हूँ। तो पास्टर जी थोड़ा हम अपना दर्शकों के लिए आपका बारे में आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन देगा तो अच्छा रहेगा। आप अभी कहाँ से ज्वाइन हो गया, आपका परिवार का बारे में, आपका फैमिली, किस गांव में आपका जन्म हो गया, ऐसे बातों बोल के फिर हम आगे बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। मेरा नाम पास्टर विनोद, फ्रॉम केरला। केरला में त्रिशूर में रहता हूँ और यहाँ के त्रिशूर में और केरल में 4 जिले में प्रभु की सेवा करता हूँ। लव फीस्ट नाम से मिशन फील्ड है अपना। और नॉर्थ इंडिया में पुणे में भी है, महाराष्ट्र पुणे मिशन बोल के, लव फीस्ट पुणे मिशन बोल के, पुणे चिंचवड पिंपरी और पुणे स्टेशन की बाजू में बाइबल सेंटर, वहीं भी अपना मीटिंग चालू है। केरला में कासरगोड में अपना आराधना है, त्रिशूर में है आराधना, और पुणे में भी 1 साल से आराधना चालू किया है। पुणे में लगभग कुछ 2 साल से पुणे में अपना लव फीस्ट मिशन का प्रभु के सेवकाई चालू है। HIV एड्स, सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर्स और विडोस, और जो बुढ़ापन में जो हुआ है उनके, जो 60 उम्र से जो ज्यादा हुआ है उनके बीच में भी अपने सेवकाई चालू है। मतलब जो समाज एकदम साइड कर दिया लोगों के बीच में आप सेवकाई कर रहे। जी जी। HIV पेशेंट्स, ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर्स, ऐसे दूसरे कोई कलीसिया में स्वाभाविक रूप में ऐसे लोगों को जल्दी इन्वाइट करेगा नहीं, सही है ना पास्टर जी? बराबर बराबर, आपने सही कहा। अब कैसे उस जो मतलब सेवकाई को चुना?
मैंने चुना नहीं, प्रभु ने मुझे प्रभु ने वो मुझे बहुत चुना बड़ा गया है कहानी है पास्टर ना जी। पास्टर जी। जरूर जरूर जी। सही केरला सही। में जन्म हो गया, लेकिन ऐसे नहीं लोगों के जन्म बीच मेरा में आज जन्म मेरा मुंबई मुंबई में हुआ है पास्टर जी, जन्म मेरा मुंबई में हुआ है। वो तो मेरे लिए एक नया एक नॉलेज है। आपका हाँ जन्म जन्म मेरा मतलब मुंबई मम्मी में, पापा बॉम्बे में था? मुंबई में था, मुंबई में था। ओके ओके, मैं सोचा केरला त्रिशूर से आपने बॉम्बे भाग के आया। नहीं नहीं नहीं, मुंबई में था। जरा जरा सुनना चाहते हैं, अभी आप बताइए, हम सुनने के लिए तैयार है। छोटा उम्र से जो बातें आप बताइए, हम सुनने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे पास्टर जी ने कहा, मेरा नाम विनोद है। केरला में त्रिशूर में रहने वाला है, लेकिन मेरा जन्म हुआ है नॉर्थ इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई में। और चेंबूर में एक माँ हॉस्पिटल है, माँ हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ है। बस मम्मी ने बताया उतना ही मुझे याद है। और पापा वहां पर काम करते थे मुंबई में। मम्मी हाउस वाइफ थी, तो वहां पर मम्मी पापा हम लोग तीन जने, मैं बड़ा, मेरा छोटा एक भाई है, एक बहन है, हम लोग तीन जने। तो मेरा 5 उम्र तक, 5 साल तक, पांच लगभग 5, 5.5, 6 के नीचे साल तक, जब तक मैं बॉम्बे में थे, मेरा बचपना बॉम्बे में चले गया। 6 साल के बाद, 6 उम्र हुआ जब मैं केरला आ गया। जब से भी मेरा 10वीं तक मैं केरला में थी, मेरा जन्म मुंबई बॉम्बे में में थी। मतलब कम से कम 10 साल, उसके बाद में आप केरला में स्टडी सब किया है ना, पढ़ाई सब उधर ही की है। ये पहली क्लास से लेके 10वीं तक मेरा पढ़ाई केरला में हुआ है। लेकिन मुंबई में मेरा चेंबूर में साधु इंग्लिश मीडियम स्कूल में कुछ 1 साल गया, और 1 साल मराठी स्कूल में गया। 2 साल मुंबई में मैंने पढ़ाई किया है। लेकिन पास्टर जी, 6 साल जब था तभी आप गांव में वापस चला गया, तो उस समय हिंदी सब भूल गया होगा फिर उसके बाद में। जी, हिंदी बिल्कुल भूले, क्योंकि हिंदी यहाँ पर कोई बोलते नहीं थे। और मैं यहाँ पर आया, जब मुझे यहाँ पर मलयालम भी नहीं आते थे। मलयालम मुंबई में जब ये मम्मी पापा मलयालम बोलते थे उस टाइम, कुछ थोड़ा कुछ समझ में आ जाते, लेकिन जवाब देने नहीं आते थे। गांव में आया तो गांव में कोई यहाँ पर हिंदी नहीं बोलते, तो यहाँ पे मलयालम सीखना पड़ा, लेकिन यहाँ पे मलयालम भी नहीं आते थे। ये 6 उम्र पे, जब 6 साल का था, तब मैं बालवाड़ी में जाके बैठ गया, आंगनवाड़ी में जाके बैठ गया था, 6 साल उम्र में। पास्टर जी, इसलिए मैंने वहां से मैंने पूछा क्योंकि मलयालम। ना, मेरा पापा भी नॉर्थ इंडिया में आसाम में था। मैं भी 6 साल, 6.5 साल तक आसाम में था। तो मैं अच्छा से हिंदी बोलते था, आसामीज बोलते था, अंग्रेजी बोलते था। लेकिन एक बार गांव में वापस चला गया, फिर पढ़ाई सब उधर हो गया, मेरा बिल्कुल पूरा उस तीनों लैंग्वेज मेरा भूल गया था। मेरा अनुभव है, आपका अनुभव से बहुत मिलते हैं मेरा अनुभव। तीनों लैंग्वेज भूल गया था। अभी अगर टोटा पोटा हिंदी बोलते तो बॉम्बे में आने के बाद में सीखा हिंदी है। बॉम्बे का हिंदी थोड़ा टपोरी हिंदी बोल रहे हैं आजकल। लेकिन आप अच्छा हिंदी बोल रहे हैं पास्टर जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं पास्टर जी आगे। अगर कुछ जरूरी है तो मैं क्वेश्चन पूछेगा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, प्रेज लॉर्ड पास्टर। प्रभु की धन्यवाद, प्रभु की महिमा। अभी मैं केरला से जूम मीटिंग में आया हूँ। मुझे ये मीटिंग में जो समय दिया है, आजादी, ये हिंदी चैनल को, और अपना फिनी पास्टर, उनकी सभा, सबको प्रभु के नाम से धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छे एक मौका मुझे भी दिया है कि प्रभु ने मुझे कैसे आगे लेके आया, कहां से मुझे उठाया प्रभु ने, और अभी अभी क्या कहां तक पहुंच गया है। इतना, प्रभु की वचन कहते हैं कि तुम दुनिया के आगे तक जाकर, लास्ट तक, कोने कोने पर जाकर प्रभु के साक्ष्य बनो, गवाही बनो। मुझे हिंदुस्तान छोड़ के एक जगह में विदेश में गया हूँ, लेकिन दुनिया के हर कोने पे ये जो जूम मीटिंग से प्रभु की आवाज, साक्ष्य पहुंचने के लिए प्रभु ने एक मौका हमें भी दिया है। प्रभु की धन्यवाद करता हूँ। और मेरा बचपन से मैं शुरू करना चाहता हूँ। जैसे पास्टर जी ने बोला, मैं बचपन से शुरू करता हूँ। मेरा बचपना गया मुंबई में थे, 6 साल तक मुंबई में। उसके बाद गांव केरला में चले आया। केरला, मम्मी पापा का गांव केरला में थे, तो पापा त्रिचूर का रहने वाला है। अचानक पापा का मम्मी ज्यादा बीमार पड़ गया, वहां से लेटर आ गया, जल्दी से जल्दी केरला में आ जाओ। वो खुशी में हम लोग सब, पापा का वहां पर काम भी छोड़कर, हम लोग सब एकदम से बम्बई छोड़कर
केरला में आ गया। केरला में आने के बाद मुझे यहाँ के मलयालम नहीं आते थे। यहाँ के बच्चों लोगों के साथ में खेल कूद के थोड़ा थोड़ा मलयालम सीखने लगे। उसके बाद 6.5 7 साल की जो उम्र थी तभी मैं आंगनबाड़ी में, 6 7 साल के बीच में जब आंगनबाड़ी में गए, बालावाड़ी, वहां पे थोड़ा कुछ मुझे मलयालम सिखाने के लिए वहां के टीचर्स को बहुत तकलीफ उठाने पड़े। बहुत उन लोग ने बहुत मेहनत किया और थोड़ा कुछ मलयालम सीखा। और 7वां साल में मैं पहली पहली क्लास में ज्वाइन हुआ मलयालम में, तो 10वीं तक कंप्लीट किया। हमारे इसमें बोलने का एक मेन विषय ये है कि गांव में जब 8वीं तक स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ता था, बहुत अच्छे से पढ़ता था। क्लास में नंबर 1 था। स्कूल में सब लोग जानते थे, टीचर्स भी जानते थे अच्छे से। 8वीं के बाद गांव में, स्कूल में, केरल में स्कूल में पॉलिटिक्स होते हैं, बच्चे लोग के बीच में भी पॉलिटिक्स होते हैं। यहाँ पे बच्चे लोग में इलेक्शन होते हैं, जैसे कॉलेज में होते हैं वैसे चुनाव यहाँ पे स्कूल वगैरह में भी होते हैं, हाई स्कूल में भी होते हैं। ऐसे 8वीं से मुझे पॉलिटिक्स में एंट्री करना पड़ा, वो भी मेरे पापा पापा का मर्जी से। पापा ने बहुत जबरदस्त किया, मुझे बोला कि अगर तुम पॉलिटिक्स में नहीं घुसेगा स्कूल में तो घर पे खाना नहीं मिलेगा, रहने का भी तुम्हारा वांदा हो जाएगा। मैं पापा सभी लोग से पॉलिटिशियन माफी चाहता बनाना हूँ। चाहता था। जी जी जी, मैं सभी लोग नॉर्मल से माफी नॉर्मल चाहता अपने हूँ। दर्शकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, केरला में पॉलिटिक्स, जो कैंपस पॉलिटिक्स, जो कॉलेज स्कूल में जो राजनीति होती है बहुत खतरनाक है केरला में। इसलिए बच्चों को जाने के लिए नहीं देते, पॉलिटिक्स में एंटर होने के लिए माँ बाप देता नहीं है। मैं भी पॉलिटिक्स में था, कॉलेज में, स्कूल में चेयरमैन था नवा कशा में। फिर उसके बाद में कॉलेज में जाके इलेक्शन में मैंने थोड़ा खड़ा किया, राजनीति में था मैंने भी। इसलिए मुझे जानते हैं केरला का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। लेकिन पापा इसे क्यों जबरदस्ती किया? पापा पॉलिटिक्स में बहुत आगे था। पापा पॉलिटिक्स में बहुत आगे थे। पापा आरएसएस का कार्यकर्ता था। पापा ये चाहता था कि मेरे बच्चे आरएसएस में आगे रहने चाहिए। और पापा का सोच बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा सोच था कि वो देश के लिए जीव, बहुत अच्छा सोच था। वो हिसाब से पापा ने मुझे आगे करने लगा, पॉलिटिक्स में आगे करने लगा। और जब ये 8वीं में मैं शुरू हो गया, मेरा 8वीं क्लास में शुरू हो गया, मैं पॉलिटिक्स में आ गया और जबरदस्त मुझे लाया गया है। उसके बाद फिर मेरा पढ़ाई बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया पढ़ाई। लास्ट में, अंत में मेरा 10वीं 10वीं में मुझे मेरा घर वाले और मेरे आजू बाजू वाले, जब उस टाइम पे A+B+ नहीं, उस टाइम पूरा डिस्टिंक्शन और फर्स्ट क्लास, यहाँ पे SSLC बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 10वीं 10वीं में डिस्टिंक्शन बोलते हैं, डिस्टिंक्शन और फर्स्ट क्लास बोलते थे। तो उस टाइम मैं जहाँ रहते हैं, अदल बदल जितने लोग रहते सबको पता था कि विनोद को डिस्टिंक्शन होगा, फर्स्ट क्लास से आगे डिस्टिंक्शन होगा। लेकिन मुझे मालूम था, जो एग्जाम मैंने लिखा, मुझे मालूम था मैं पास भी नहीं होगा था। मेरे पापा भी जानता था ये जीतेगा जरूर, इसलिए पापा ने पॉलिटिक्स की कोटा में कॉलेज में मेरे लिए एक सीट भी तैयार करके रखा हुआ था कि मेरा बच्चा जीतेगा और वापस कॉलेज जाएगा, कॉलेज में भी मेरा बच्चा पॉलिटिक्स करेगा। मैंने ये इतना क्यों गौरव से बोला है कि एक बार स्कूल में, मैं 10वीं में था तभी, स्कूल में एक पीटीए मीटिंग हुआ, पेरेंट्स और टीचर्स, और तीसरा ग्रुप है पॉलिटिक्स के लीडर। मुझे स्कूल के जो पढ़ाई करते हैं उसमें से पॉलिटिक्स के लीडर, हर पार्टी के लीडर्स को बिठा के, और माँ बाप, उनके पेरेंट्स और टीचर्स, ये तीनों ग्रुप को बिठा के एक मीटिंग टीचर्स ने लिया, प्रिंसिपल ने लिया। उस टाइम प्रिंसिपल ने ऐसा एक समाचार आगे बताया, संदेश बताया कि अपना स्कूल में अभी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, सभी लीडर्स बोलना चाहिए कि हमको पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो जितने लीडर्स थे सभी लोग ने, उनके माँ बाप भी सामने बैठा है, सभी लोग खड़े होकर बोल दिया हमको पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हम लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ अकेला, मैं खड़ा होकर बोला नहीं, मैं पॉलिटिक्स करने के लिए आता हूँ, मैं पढ़ने के लिए नहीं, मैं पॉलिटिक्स के लिए आता हूँ स्कूल में। उस टाइम टीचर्स ने बहुत चिल्लाया, मेरे पिताजी को बोला कि देखो तुम्हारा लड़का कैसा बोलते हैं। तो मेरे पिताजी ने खड़े रह बोला, मैं मेरा लड़के को इसलिए भेज रहा हूँ कि वो पॉलिटिक्स में करो। वैसा कोई पिताजी किसी का होएगा ही नहीं, इतना मुझे पॉलिटिक्स में आगे लिया। लेकिन
पॉलिटिक्स कुछ खराब नहीं है, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उसमें चला गया, मेरा लक्ष्य चेंज हो गया, मेरे लक्ष्य चेंज। मैं आज जो मुझे मेरा गवाही सुन रहा हूँ, प्रेक्षक लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई पॉलिटिक्स खराब नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में अपना घर छोड़ के, घरदार छोड़ के, अपना लक्ष्य छोड़ के अब हम पॉलिटिक्स में घुसेंगे, वो एकदम खराब है। तो मेरा लाइफ में यही हुआ, मैं पूरा लक्ष्य, मेरा पढ़ाई मेरा लक्ष्य था, मुझे आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई का बहुत जरूरत था, लेकिन मैं वो सब भूल गया। मैं घर पे आकर भी वही अपना पार्टी के बारे में चिंता करता था, आगे कैसे बढ़ने उसके बारे में चिंता करता था, उसकी वजह से मैं लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया, मैं 10वीं फेल हो गया। 10वीं मुझे 129 मार्क है, 129 मार्क है मुझे। उस टाइम जीतने के लिए 220 बहुत हो गया, 220, लेकिन पूरा मिला कि मुझे 129 है, 129 मार्क का, एकदम से फेल हो गया। फेल होने के बाद पापा का सपना पूरा चौपट हो गया। मैं प्रेक्षक से माफी चाहता हूँ कि मेरा जो हिंदी स्लैंग है वो एकदम बम्बई स्लैंग है, कभी कभी उसमें कुछ गलत शब्द अगर आ गया तो मुझे क्षमा कर दीजिए ना। प्रेज द लॉर्ड। और 10वीं की बात क्या करना है कुछ पता नहीं है। घर वाले ने मुझे स्कूल के बाजू में, जिधर मैं पढ़ते थे वो हाई स्कूल के बाजू में एक टू व्हीलर मैकेनिक एक वर्कशॉप है, गैरेज है, वहां पर मुझे डाल दिया काम के लिए। टू व्हीलर की मैकेनिक सीखने के लिए वहां पर डाल दिया, और मैं उधर टू व्हीलर का मैकेनिक उधर गैरेज में जाते थे। और मेरे साथ में जो लोग पढ़ते थे मेरे नीचे, जो 8वीं में 9वीं में, उन लोग सब मेरा चेहरा देखते थे स्कूल जाते वक्त। गेट के सामने ऑपोजिट मेरा गैरेज है, सब लोग मेरे को देखते थे, हंसते थे। और टीचर लोग भी अपने अपने क्लास में जब सिखाते थे उस टाइम बोलते, देखो तुम लोग किसको फॉलो करते थे, ओ विनोद को, विनोद टीजी को तुम लोग फॉलो करते, देखो विनोद टीजी देखो पूरा फेल होकर देखो गैरेज में काम कर रहे हैं। सब क्लासरूम में यही विषय था, मेरा ही विषय था सब। एकदम से मैं किसी को चेहरे दिखाने का लायक का नहीं था। एक साल वहां पर काम किया, उसके बाद पापा को आके बताया, पापा मैं वहां पर काम नहीं कर सकते, मुझे और कहीं डालो। लेकिन पापा सुना नहीं, और उसी की वजह से मुझे गांव छोड़कर मुंबई आना पड़ा। मैं गांव छोड़कर मुंबई आने के लिए 1 महीने पहले मैंने प्लानिंग किया, किसी को बताया नहीं। 1 महीना पहले मैंने मुंबई का टिकट निकाला, मुंबई कैसे है, मुंबई का हालचाल क्या है, कुछ भी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत बचपन में मुंबई से मैं आया हुआ, और मुंबई का हिंदी नहीं पता, हिंदी में भूल चुका था। और मलयालम में मुझे मालूम था, लेकिन हिंदी नहीं आता था मुझे। इसलिए वापस मुझे मुंबई जाना है। मुझे एक ही जगह मालूम है, मुंबई और चेंबूर, इतना ही मुझे पता है। चेंबूर का नाम पता है, ब्रिटिश स्टेशन का नाम पता है, लेकिन कैसे क्या है ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने प्लानिंग किया मुंबई भाग जाने का। भागने का एक कारण ये है, एक मुझे वही जगह पे नौकरी नहीं करना है, मतलब मुझे गैरेज में नहीं सीखना है। और दूसरी बात यह था कि घर पे सबसे बड़ा मैं था, मेरे नीचे मेरे भाई और मेरी बहन। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे माँ बाप का प्यार मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा भाई और बहन को ही मेरे माँ बाप प्यार करते हैं। क्योंकि हर बात पे जब भाई भी कुछ गलतियां करते थे, जब बहन भी कुछ गलती करते थे, तो उसकी सब सजा मुझे मिलता था। क्योंकि बाप मुझे मारता था, मम्मी भी मुझे मारती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते। बड़ा हो गया है, मतलब मैं सबसे बड़ा मैं हूँ, इसलिए सबसे गलती सब मेरे ऊपर डालते थे। उसी की वजह से प्यार नहीं मिला बोल के मैं गांव से एक दिन भाग के मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद बॉम्बे में कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है। बॉम्बे के एकदम लास्ट स्टॉप का बीटी स्टेशन का टिकट निकाला, ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में आके बैठने तक मुझे बहुत हिम्मत था, लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद उस टाइम केरला से मुंबई जाना बोले तो अभी आज की तारीख में जो बाहर जाते लोग, इंडिया छोड़ के जाते इतने, मतलब कुछ लोग छोड़ने आते हैं ट्रेन में, कुछ लोग रोते रहते, कुछ साल के बाद वापस मिलेंगे, वैसे जैसे बाहर जाते लोग वैसे कोई लोग छोड़ने जाते। लेकिन जब ट्रेन शुरू होने आया, उस टाइम देखा सब लोग सबको हाथ दे रहे, कोई रो रहे, लेकिन मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे कोई हाथ मिलाने वाला नहीं है, मुझे यात्रा करने के लिए कोई नहीं आया।
बहुत बहुत रोने आया उस टाइम, बहुत रोया उस टाइम। ट्रेन में बैठकर आगे बम्बई तक आ गया। बम्बई आने के बाद ब्रिटिश स्टेशन में आके उतरा। ब्रिटिश स्टेशन में आके उतरा, उसकी बाद मुझे कुछ पता नहीं है कि कहाँ जाना है। जैसे केरला जैसे है मुंबई, वैसे मेरा मन में था, लेकिन कुछ अलग ही रीति में था मुंबई। तो मुझे मुंबई में कहाँ जाना है कुछ पता नहीं है। मुंबई ब्रिटिश स्टेशन से बाहर आया, उसके बाद थोड़ा इधर थोड़ा घुमा, इधर उधर थोड़ा घुमा, तो सामने देखा वड़ा पाव का दुकान देखा मैंने। ब्रिटिश स्टेशन के बाहर उतरे, वैसे वहां पे वड़ा पाव का दुकान लगे, बहुत सारे कपड़े का दुकान थे। तो वहां पर मैंने वड़ा पाव लिया, बहुत अच्छा टेस्टी लगा। तो मुझे हिंदी बोलना नहीं आता है, मैंने उनको वापस मैंने ऐसा हाथ से घुमाया, और एक वड़ा पाव चाहिए करके। ऐसा हाथ से घुमाया, उनको समझ में आ गया ये भाई साहब को और एक वड़ा पाव चाहिए। दो वड़ा पाव खाया, पैसा वगैरह दिया। उसके बाद थोड़ा ब्रिटिश स्टेशन में घुमा, थोड़ा बाहर साइड में। उसके बाद आके रात हो गया। रात होने के बाद मालूम पड़ा भाई अभी सोने का है, लेकिन कहाँ सोएगा, कुछ पता नहीं है। रात को देखा कुछ 12-1 बजे, ब्रिटिश स्टेशन से जब बाहर उतरते, वही पत्थर से बना हुआ एक दीवार है। वहाँ पे टाइल्स की जगह पत्थर लगे हुए हैं नीचे। तो वहां पर कुछ लोग सोते हुए मैंने देखा। मैंने भी सोचा चलो यहीं सो जाएंगे। मेरे पास एक बैग था छोटा सा कपड़े का, वो बैग सर पे रखा, और मेरा चप्पल चप्पल भी उतार के सर के बैग के नीचे रखा, और मेरा शर्ट भी उतार की, क्योंकि गांव में मुझे बगैर शर्ट का सोने की आदत है। गांव में हमारा छोटा सा घर है, और केले का झाड़ का जो पत्ता है, वो पत्ते से बना हुआ छोटा सा घर था। गर्मी बहुत होता था, इसलिए कोई घर के अंदर शर्ट पहन के नहीं सोते थे। इसलिए मैंने शर्ट उतारा, और शर्ट भी अपना बैग ना, पे रखा। नारियल का पत्ता जो उसमें से जो बनाया, जैसे चोपड़ा हाँ जी, बनाते वैसे, सही है ना मछली? वैसे सेम सेम वैसे वैसे हम्म। नारियल के पत्ते से उसको लपट के ऐसे अच्छे से बनाते, और वो जोड़ जोड़ के, बहुत सारे पत्ते से जोड़ जोड़ के एक चोपड़ा जैसे बनाते। उसमें अलग अलग रूम भी रहते हैं, 2-3 रूम भी अलग अलग रहते हैं। तो वैसे घर थे, इससे थोड़ा गर्मी ज्यादा होते थे रात के टाइम। मैंने वैसे मुंबई ब्रिटिश स्टेशन की बाजू में बाहर बैग रखा साहब बाजू में, सर के नीचे चप्पल भी सर के नीचे रखा, और अपना शर्ट उतार दिया, और आराम से सो गया। बहुत सारे मैं पैदल चल चल के थक चुका था, इसलिए मुझे बहुत जल्दी नींद लग गया, सो गया। दिन में कुछ 3 बजे, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे कुछ लोग जाते हुए मैंने चलने का आवाज सुनकर मैं उठा। देखा तो बहुत लोग स्टेशन पे जा रहे। 3 बजे से वहां पर ट्रेन शुरू हो जाते थे, 3-4 बजे तक ट्रेन शुरू हो जाते थे। तो मैंने उठा, उठ के देखा तो मेरा जो सर के नीचे बैग रखा हुआ था, बैग भी नहीं है, मेरा चप्पल भी नहीं है, दोनों गायब हो चुका है। मुंबई में कुछ साल रहने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि कोई भी रात को सोते वक्त गहरी नींद में रहते, तो कोई भी चोर लोग आके अपना कपड़ा भी हो, चप्पल भी हो, सब कुछ गायब कर देते घर। मेरा बैग भी चले गया, मेरा चप्पल भी चले गया, शर्ट भी चले गया। खाली पैंट पहनकर मैं वहां पर ब्रिटिश शर्ट में बैठ गया थोड़ा टाइम। उसके बाद आस्ते आस्ते चलते मैं नारिमन पॉइंट तक पहुंच गया। वहां पे स्टार की तरफ पत्थर लगा हुआ था वहां पर। वो पत्थर के ऊपर बैठ के दिन में मुझे कुछ 4 बजे से लेके मैं वहां पर 7-8 बजे तक सवेरे बैठ गया वहां पर। तो कुछ लोग वहां पर वॉकिंग करने आ रहे थे, वॉकमैन सब लगाकर वॉकिंग करते थे कुछ लोग। उसमें से कोई लेडी मुझे देखा, तो जाकर वापस वापस रिटर्न आते टाइम मेरे पास आए, और मेरे पास एक पूरी भाजी का एक कवर मेरे पास दिया। मैंने खोल के देखा, उसमें पूरी भाजी थी, और एक बड़ा एक शर्ट मेरे को ला के दिया। जैसे हमारे गांव में एक खेती में जब भी काम करते हैं, उस टाइम जो एक काला बूट पहनते, बहुत बड़ा बूट है वो बूट मुझे ला के दिया। और मैं उसके साथ में मेरे पास एक एक एड्रेस, छोटा सा एक पेपर के अंदर ही लिखा हुआ एक एड्रेस, शायद गोरेगांव के एड्रेस था। तो ये कपड़ा, रेडीमेड कपड़े का दुकान की एड्रेस थे, वहां पर कुछ चेकिंग इंस्पेक्टर का जरूरत था। वो एड्रेस भी दिया मेरे पास, और कुछ तो मेरे कुछ बातें मेरे से किए और चले गए। मैंने वो पूरी भाजी मिला, भूख बहुत थे, पूरी भाजी खाया, और वो शर्ट भी पहना। वो बहुत बड़ा बूट था, वो बूट भी पहन के मैं वापस वहां से चलते चलते, और वापस वही ब्रिटिश स्टेशन की तरफ आ गया। वहां से घूमते फिरते देखा तो वहां पर मलयालम में मैंने बोर्ड देखा, वहां पर एक होटल में फाउंटेन प्लाजा, ये अच्छा होटल था।
फोर्ट में, बीटी स्टेशन से थोड़ा आगे है। वहां पर मैंने एक अच्छा एक होटल देखा। होटल में मैंने होटल मैनेजर से मैंने, जैसे कैशियर है, उनसे मैंने मलयालम में बातें की। मैंने बोला मैं मलयाली है, केरला से आया है, मुझे यहाँ पर पहचान का नहीं है और काम नहीं है, मुझे कुछ काम मिलेगा क्या। उन्होंने मुझे वहां पर मोरी में, जो होटल के जो मोरी होते हैं बर्तन वर्तन धोने का, वो मोरी में मुझे काम दिया। मैं उधर काम पे लग गया। करीब में 7 दिन मैंने वहां पर काम किया, 7 दिन, एक हफ्ता पूरा मैंने वहां पर काम किया। काम ऐसे था, सवेरे 6 बजे उठने का, रात को 12 बजते थे मैं सोने के लिए। पूरा 12 घंटे से भी ज्यादा मुझे और काम करना पड़ता था, क्योंकि पहली बार आया है, हिंदी नहीं आते थे। इसलिए मुंबई में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नए लोग से ज्यादा काम करा के लेते थे। मेरे को मोरी में पूरा काम करना पड़ता था। मेरा हाथ पे पूरा पानी में, चिकन पानी में रह के मेरा हाथ पे पूरा खराब हो चुका था। और बहुत तकलीफ होता था कंटिन्यू पानी में काम करने का। पूरा बर्तन धोना पड़ता था। तो पहले दिन जैसे मेरा काम किया, रात को जब 12 बजने के बाद बाहर सोने के लिए, वहां पे रूम नहीं थे, सोने का जगह अपना होटल बंद करने के बाद, जिसे शटर बंद करते हैं उसके बाहर रास्ता है, रोड है, वहीं थोड़ा सा एक स्लेब कैसा ऐसा किया है। वहां पर अपना वो चटाई रहेगा तो चटाई बिछा के वहां पर सो सकते हैं। लेकिन मेरे पास चटाई भी नहीं था, सिर्फ पहना हुआ एक शर्ट पैंट था और कुछ नहीं था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैंने वहां पर अपना खांदे का गोनी आता है, वो गोनी लिया, वो गोनी को फाड़ के लंबा किया, वो गोनी बिछा के वो गोनी के ऊपर मैंने सोया। तो ऐसे गोनी के ऊपर सोते वक्त मेरा सबसे बड़ा सपना यह था, कुछ दिन काम करके कुछ पैसा एडवांस ले लेंगे और अच्छे से कपड़ा लेंगे, एक चटाई लेंगे, एक तकिया लेगा, एक बिस्तर लेगा। सबसे बड़ा सपना यही था। तो लेके एक जोड़ी कपड़ा बहुत जरूरी था, कपड़ा भी नहीं था, कपड़ा जरूरी था। ये सब सोच सोच के मैं सो गया। रात को कुछ 2-3 बजे अचानक मैं उठा, देखा तो मेरा ऊपर से, मेरे बदन के ऊपर से बहुत बड़े चूहे, मुझे बिल्ली की उतना बड़े बड़े चूहे मेरे ऊपर से जाना आना जाना चालू हो गया। वहां पे मैंने उठ के देखा तो सामने एक गटर है, वो गटर से आते अपने बदन के ऊपर से चले जाते। तो बहुत डर होने लगा मुझे। मैंने आजू बाजू में देखा तो सब लोग खाट के ऊपर खटिया खटिया लगाए, खटिया के ऊपर सब सोते थे, सिर्फ मैं ही नीचे सोते थे, बाकी सब लोग खटिया के ऊपर सोते थे। तो ऐसा खटिया है, चार अपना लोखंड का पट्टा है, उसके ऊपर से रस्सी बांधा हुआ खटिया था। तो मेरे मन में आया मुझे भी ऐसे खटिया लेने का है, उसके ऊपर सोएंगे। मैंने 7 दिन वहां पर निकाला। 7 दिन के बाद फाउंटेन फाउंटेन प्लाजा होटल के बाजू में सवेरे समझो एक 3 बजे तक मार्केट, वहां पर एक मार्केट रहता है, सेकेंड हैंड कपड़े का मार्केट होता है वहां पर, जूना कपड़े वहां पर मिलते हैं। तो जीन्स पैंट शर्ट वगैरह सब जूना मिलते हैं वहां पर। कुछ पैसा अपने पास रहेगा, थोड़ा कुछ पैसा रहेगा तो अपन जूना कपड़ा वहां से अपन ले सकते, सब कलर मारा हुआ जीन्स पैंट वगैरह वहां पर मिलते हैं। तो मैंने भी सोचा कुछ पैसे आएगा तो वहां से कुछ कपड़ा खरीद लेंगे। लेकिन 7 दिन मैंने काम किया। 7वां दिन मुझे बहुत शरीर को थोड़ा तकलीफ आने लगा, बीमार पड़ने लगा। मैंने होटल के मैनेजमेंट, जो मैनेजर से मैंने छुट्टी मांगा। मैंने बोला मेरे को थोड़ा कुछ समय के लिए मुझे छुट्टी दो, मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक बात है, आदत नहीं थे, अचानक पूरे 12 घंटे से ज्यादा काम करने लगा तो बहुत तकलीफ होने लगा। तो छुट्टी मांगा तो मुझे छुट्टी नहीं दिया, क्योंकि वहां पर और वो मेरे जगह पे काम करने वाले दूसरा कोई नहीं थे, से छुट्टी नहीं दिया। उसी की वजह से मुझे वहां से काम छोड़ना पड़ा। काम छोड़कर वहां पर रह नहीं सकते, काम छोड़े, वहां से पैसे भी नहीं मिला। मुझे बोला 1 महीने के बाद आके पैसा ले लो, अभी पैसा नहीं दे सकते, पूरा 30 दिन होने के बाद हम पैसा देंगे, अभी पैसा नहीं दे सकते। तो वहां से फिर अपना कुछ भी बैग नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां से सीधा खाली हाथ वहां से बाहर आ गया। वहां से चलते 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 मैं डायरेक्ट, रात हो गया, तब तक मैं सांड्रा स्टोर तक पहुंच गया था। मस्जिद बंदर से लेके सांड्रा स्टोर तक मैं पहुंच गया। वहां पर एक वाडी बंदर ब्रिज है। रात को करीब कुछ 9-10 बज गया होगा। वहां पर वाडी बंदर ब्रिज के ऊपर आके मैं वहां बैठ गया। वहां पे देखा कुछ लोग रात को, शाम का टाइम है, वहां पर कुछ चूल्हा जल रहे हैं ब्रिज के ऊपर। कुछ लोग वहां पर कपड़ा ऊपर से, चादर ऊपर से डालकर कोई कुछ फूक रहे।
चादर के अंदर से धुआं बाहर जा रहा है। वैसे ब्रिज के ऊपर ही ये सब दिखाई दिया। मैं वहां पर बैठ गया। बहुत चल चल के आ चुका, बहुत थक चुका था मैं। रात को करीब 9-10 बज गया होगा। वहां पे बैठ गया। बैठने के बाद रात को कुछ 10, 11, 12 बज गया। उन लोग सब वही ब्रिज के ऊपर सब सोया हुआ है। बिस्तर नहीं, कुछ भी नहीं, सब रोड पे ऐसे सोया हुआ है साइड पे। मैं भी उन लोगों के बीच में, बहुत थकाउट था, सो गए। कुछ रात को करीब 1-2 बजे चिल्लाने का आवाज मैंने सुना। कुछ झगड़ा करने की आवाज सुनकर मैं उठा, तो देखा तो मेरा बाजू में जितनी लोग सोए सब उठ के झगड़ा कर रहे आपस में। बात क्या है मुझे इतना मालूम नहीं पड़ा, लेकिन इतना मुझे मालूम पड़ा, खास ये लोग मेरा मेरे वजह से ये लोग बातें कर रहे, झगड़ा कर रहे। क्योंकि उस टाइम कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। कुछ 1 साल हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट होके मुंबई में। इसलिए राउंड ऑफ पुलिस वाले बहुत रात को वहां पर घूमते थे। जितने रास्ते में सोते थे उनकी सबके गिनतियां पुलिस वाले के पास होते थे। उनकी डायरी में होते, ये जगह पे इतने इतने लोग सोते, उनकी डायरी में लिखा हुआ होता था। तो वहां पर अचानक मैं एक नया वहां पर आ गया। इसलिए वहां की जितनी लोग सोते थे उन लोग सब चिल्लाना चालू किया, वहां पे कोई एक नया अपने बीच में आ गया है, इनको यहाँ से हटाओ। अगर नहीं फिर रात को राउंड ऑफ आ जाएंगे, पुलिस वाले आएंगे तो फिर सबको मार मार खाना पड़ेगा। तो मेरे को वहां से भगाने का चक्कर में लोग ने चिल्ला चिल्ले चालू किया। तो थोड़ा कुछ मुझे हिंदी समझ में आ गया, तो मैंने हाथ जोड़ के उनको बोला, एक रात मुझे सोने दो, किधर जाना है मुझे पता नहीं है, एक रात सोकर कल सवेरे मैं चले जाऊंगा। जैसे मुझे थोड़ा कुछ हिंदी समझ में आते थे वो हिसाब से मैंने एक्शन कर कर उनको बताया। एक जने मुझे बोला ठीक है मेरे बाजू में सो जाओ, और उनके साथ में उनकी चादर के अंदर मैं सो गया। एक्चुअली जिसकी चादर के अंदर मैं सोया था उनको दोनों पैर नहीं थे, वो एक भिखारी था, वो भीख मांगते थे। दोनों पैर नहीं उनका, वो भीख मांगते थे। और उनकी चादर जो मेरे ऊपर से जो उड़ा हुआ चादर, मुझे लगता है कुछ वो जब भी उनको मिला, जब से वो कभी पानी नहीं देखा है वो चादर। क्योंकि वो चादर के अंदर मैं गया वैसे बेहोश हो गया। इतना गंदा था वो चादर, इतना बांस मारता था। एक रात पूरा वो चादर के अंदर निकाला। सवेरे मैंने उठा, देखा तो कोई भी नहीं। जितने लोग वहां पर सोए हुए थे एक भी नहीं दिख रहे वहां पर। मैं उठा कुछ 6-7 बजे तक उठा तो कोई नहीं दिख रहा, सब चले गए। कुछ दिन में उनकी साथ में, वही ग्रुप के साथ में, वही कुछ महीना भर वही रिया में। उसमें तो मुझे इतना मालूम पड़ गया कि जितने वहां सोते थे उसमें से ज्यादा लोग भिखारी लोग थे। म्हणजे भीख मांगते, रास्ते में भीख मांगते थे। उनका भीख मांगने का एक तरीका अलग थे। उनका एक एक जगह पे एक एक टाइम पे 10 बजे वो लोग बराबर चर्च गेट में भीख मांगने जाते थे। उनको मालूम है 10 बजे से 11 बजे तक वहां पे अपना धंधा होता है, बिजनेस होता है। बराबर 1 घंटे में उनको वहां पे उतना गारंटी है, 1 घंटे में यहाँ से 100 रुपए मिलेगा, 150 रुपए मिलेगा। उनको पूरा विश्वास है, वहां भरोसा है। उसके बाद वहां से सीधा गेट ऑफ इंडिया चले जाते थे। उनका सिस्टम अलग अलग सिस्टम थे। और वो लोग टैक्सी से जाते थे। जो दोनों पैर नहीं थे उनके पास एक लकड़े में चारों पहिया लगाया हुआ है, 4 चक्री, छोटा सा चक्री लगाया हुआ है, और उन पे बैठ के वो जाते थे। उनका कमाई बहुत अच्छा था। और कुछ लोग उधर सोते थे, उसमें से कुछ लोग भिखारी थे, कुछ लोग भंगार चुनते थे। जो बोतल प्लास्टिक वगैरह चुनते थे, लोटन वगैरह चुनते थे, वो चुनते थे। लेकिन इन लोग सब सवेरे 5 बजे उठ के अपने काम पे, अपने धंधे पे चले जाते थे। सवेरे 10 बजे तक ये लोग वापस आ जाते थे। 10 बजे तक सब वापस आ जाते थे। इनके काम ओके, ये लोग कुछ 400-500 रुपए कमा के सवेरे 10 बजे तक आ जाते थे। लेकिन कुछ दिन इनके साथ में रहने के बाद मुझे मालूम पड़ा इनका सिस्टम ऐसे है। लेकिन कुछ दिन वहां पर रिया, उस टाइम मेरा हालत पूरा खराब हो गया। मुंह धोने के लिए भी पानी नहीं मिलते थे, बाल पूरा खराब हो गया, चेहरा पूरा, कपड़ा पूरा गंदा हो गया। पूरा 24 घंटा पानी, वो ब्रिज के ऊपर बैठे बैठे पूरा गाड़ी का धुआं, सब धूल आके मेरा पूरा बदन खराब हो गया, चेहरा खराब हो गया। मैंने देखा भूख बहुत लगता था, लेकिन कोई खाना खिलाने वाला नहीं था वहां, कोई चाय पिलाने वाला कोई नहीं था वहां पर। मैंने कुछ दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा कि जितने लोग मेरे साथ में वहां सोते, उन लोग सब दोपहर में सब लोग मिलके इकट्ठा होकर कहीं तो चली जाते। उन लोग जाते हुए मैंने देखा, उनके साथ में मैं भी चली गया।
चलते 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 जे जे हॉस्पिटल की बाजू में एक चिलियन की होटल है, जे जे हॉस्पिटल की उस तरफ, जे जे हॉस्पिटल के रोड पार करेंगे तो बाजू में राइट साइड में एक चिलियन की होटल है। तो होटल के बाहर आके इन लोग बैठ जाते हैं रोड पे ही। होटल के सामने, होटल को देखकर रास्ते पे सब बैठ जाते हैं। वहां पे हाथ गाड़ी भी बहुत कुछ होते हैं वहां पर, उसकी बाजू में सब बदल में सब बैठ जाते हैं। तो बैठने के बाद कुछ लोग वहां पर आते हैं, बड़े लोग आके कुछ पैसा वहां पर देख के बोलते हैं कि कुछ लोगों को खाना, 10 लोगों को खाना दे दो। वैसे कुछ पैसा देख के कोई सेठ लोग, कोई मालिक अगर देख के जाएंगे, कुछ बड़े लोग कोई पैसा देख के जाने के बाद वो होटल के जो मालिक है, होटल के वर्कर लोग है, वो लोग प्लास्टिक की प्लेट में 2 तंदूर रोटी और अंडा कड़ी की सुरवा, सालन, वो लाके बाहर जो बैठे, रास्ते में बैठे, उनको लाके दे देंगे। उधर बैठ के खाने का, हाथ धोने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। उधर बैठ के खाने का और चले जाने का। उनके साथ में जाके बैठ के, वहां पे बैठ के भीख मांगने का एक सिस्टम ही है वो। वहां पे बैठ के भीख मांग के दिन में एक टाइम होटल के बाहर बैठ के खाना खाते थे। कुछ दिन भूख लगा, भूख बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी वजह से इनके पीछे पीछे गए, तब मुझे मालूम पड़ा ऐसा ऐसा खाना मिलते हैं। वहां पे बैठ के खाना खाते थे। और पानी पीने के लिए बाजू में, होटल की बाजू में एक मुसलमान दरगाह है, एक मस्जिद है वहां पर। मस्जिद के सामने बहुत बड़ा मटके में पानी रखते हैं वहां पर। और उसमें एक स्टील की ग्लास भी, चेन लगाकर एक स्टील की ग्लास भी रखते हैं वहां पर। पास्टर जी, मेरे ख्याल से बॉम्बे हॉस्पिटल का साइड में अब जो बोल रहे मस्जिद और वो मटका सब रखा, नहीं, जे जे हॉस्पिटल, जे जे हॉस्पिटल जे की, हॉस्पिटल का साइड में। जे जे ओके, हॉस्पिटल अब की बॉम्बे साइड में। हॉस्पिटल का उस गली में भी ऐसे एक मस्जिद और पानी सब रखा है, ओके ओके वो ओके। अलग है। ठीक है। वो अलग है, वो अलग है। मैंने जो बोला है जे जे हॉस्पिटल की जो ब्रिज है, वो ब्रिज पार करेंगे तो उसकी बाजू में है। तो उधर मैंने देखा तो मटका रखा है, पानी रखा है, पानी के जो ग्लास है, पीने का पानी का ग्लास, उसमें स्टील एक चेन लगा के रखा है। अपन वो मटका से पानी ले सकते हैं। और हाथ हाथ भी धोने का नहीं है वहां पर, खाली पीने का पानी है। इतना वो पानी पी सकते हैं। वैसे मैंने कुछ महीने, समझो मेरे लगभग कुछ 1 डेढ़ 2 महीना वहां पर मैंने वैसे ही दिन निकाला। उस टाइम मुझे एक बार ऐसे मैंने ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ था, वाड़ी बंदर ब्रिज, ऐसे सैंडर्स रोड पे, सैंडर्स रोड स्टेशन के थोड़ा बाजू में ये वाड़ी बंदर ब्रिज। और ब्रिज के ऊपर मैंने एक बार ऐसे बैठा, मैंने देखा मेरा बदन पे पूरा काला काला पड़ गया। एकदम गोरा था मैं, लेकिन पूरा भी काला पड़ चुका है। मेरा शरीर में पूरा चिकन चिकन हो चुका है, पूरा गंदगी हो चुका है। मैंने मेरा शरीर पे ऐसे, हाथ पे मैंने ऐसा ऐसा जरा मसल की देखा तो पूरा काला 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 गंदगी जाने लगा। तो उसमें से मेरे बदन पे कुछ फोड़ी फोड़ी दिखने लगा मुझे, छोटा छोटा सा फोड़ी दिखने लगा। जिधर जिधर मैंने मसला, वहां पे सब छोटा छोटा फोड़ी दिखने लगा। वो काला सा एक फोड़ी है। वो फोड़ी मैंने ऐसे तोड़ा। मैंने तोड़ने के बाद मालूम पड़ा अंदर से एक सफेद कीड़ा, जिंदा कीड़ा बाहर आने लगा। हमारा गांव में, केरल में, जो मेरा बचपन में मैंने देखा है वो कीड़ा। क्योंकि वहां के राशन के चावल में, जो चावल मिलते थे, गेहूं मिलते थे, उसमें ये व्हाइट वाला कीड़ा होता था, जिंदा कीड़ा मिलता दिखता था। तो वैसे ही कीड़ा मेरा शरीर से बाहर आने लगा। धीरे धीरे मेरा फूडी है, सब फूडी मैंने तोड़ने लगा, उसमें सब कीड़ा बाहर आने लगा। मैंने मेरा कपड़ा खोलकर देखा तो पूरा बदन में पूरा फूडी भर चुका है। थोड़ा डर बैठ गया मेरे अंदर, अगर मैं वैसे ही अगर थोड़ा दिन यहाँ पर ये ब्रिज के ऊपर दिन निकालेगा तो मैं मर जाएगा। हालत बहुत मेरा खराब था। मैं सीधा सामने देखा, एक छोटा सा बीड़ी का एक टपरी, बीड़ी का दुकान मैंने देखा वहां पर। मैं वो दुकान वाले के पास गया। वो दुकान वाला कर्नाटक का रहने वाला था। तो उनको मैंने मलयालम में बोला, उनको उनको थोड़ा थोड़ा मलयालम आता था। उनको मैंने बोला मुझे मेरा हालत बहुत खराब है, मुझे एक टुकड़ा साबुन का टुकड़ा देगा, मेरे को नहाने का है। उन्होंने मेरा बात सुनकर बर्तन घसने का, एक कपड़ा धोने का साबुन, एक ब्लू कलर का साबुन होता है, एक छोटा सा टुकड़ा मेरे को तोड़ के कटिंग करके दिया। उनकी उनकी दुकान पे कपड़ा का धोने का साबुन सब मिलता है वहां पर। एक छोटा सा टुकड़ा मेरे को कटिंग करके दिया, ऊपर से मुझे 5 रुपए भी दिया। वहां पर पानी, एक बाल्टी पानी मिलने के लिए 3 रुपए देना पड़ता था उस टाइम। उन्होंने मुझे 5 रुपए दिया। मैं वो पैसा लेकर बाजू में वहां पे एक सार्वजनिक, मुझे पैसा दे के अपन वहां पे नहा सकते हैं,
टॉयलेट जा सकते हैं, वॉशरूम वॉशरूम कर सकते हैं पैसा देखकर। तो वैसे एक बाथरूम थे वहां पर, वहां गया, 5 रुपए देखिए, बाल्टी पानी लिया, और एक बाल्टी पानी में मुझे नहाना भी है, बदन पूरा गंदगी है, पूरा गंदगी निकालना है, और कपड़ा भी धोना है, दूसरा कपड़ा नहीं है मेरे पास। ये कपड़ा धो के सुखा के यही पहनना है, दूसरा कपड़ा है ही नहीं। और एक ही बाल्टी पानी में मैंने नहाया, मेरा कपड़ा भी धोया, धोया वो कपड़ा मैंने वैसे गिल्ला कपड़ा ही पहना, ऐसे बाथरूम से बाहर आया, वैसे कपड़ा सूख गया क्योंकि धूप बहुत था, सूखा। मुझे मालूम मेरा बदन पूरा साफ नहीं हुआ है, कपड़ा पूरा साफ नहीं, मुझे मालूम। फिर मन में एक चिंता आया, अभी यहाँ पर नहीं रहने का है, मुझे कुछ काम ढूंढना है, मुझे कुछ काम ढूंढना है। मैंने चलते फिरते आगे गया, आगे एक होटल में मुझे काम मिला, मलयाली होटल था, वहां पे काम पे लग गया। थोड़ा थोड़ा दिन के बाद थोड़ा कुछ पैसे आ गया, वहां पर मैंने जो 2-3 जोड़ी कपड़ा लिया, तो अच्छे से मैं वहां पर काम करने लगा। काम करते करते कुछ मलयाली लोग, केरला वाले लोग वहां पर आने लगा, त्रिशूर के लोग भी वहां पर आने लगे। वो लोग ने मेरे से बातें किया, पहचान हो गया। वो लोग ने मुझे बोला कि विनोद, तो यहाँ पर केरला वाला यहाँ पर कभी काम नहीं करने, त्रिशूर वाला यहाँ पर काम नहीं करने, होटल में काम नहीं करने का, हमारे साथ में चलो। हम लोग बस में क्लीनर या ड्राइवर का नौकरी करते हैं, क्लीनर का नौकरी करते हैं, बस में चलो। बस में काम करेगा, क्लीनर का काम करेगा तो बस सीखने को मिलेगा, अच्छे से तुम आगे जाकर तुम यहाँ पे अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। मैं बोला ठीक है। ऐसे होटल का काम छोड़कर बस सीधा उनके साथ में बस में क्लीनर काम करने के लिए चले गए। तो उस टाइम क्लीनर काम का एक दिन का पगार था 20 रुपया, 20 रुपये एक दिन का पगार है। मुझे क्लीनर काम करने के लिए मुझे मिला था जय जय हॉस्पिटल के ऑपोजिट रास्ता है, नागापाड़ा जाते वो रास्ता, नागापाड़ा। नागापाड़ा जाते जाते उसमें राइट मारेगा सीधा, वो बाइक के लिए क्लियर रोड का रास्ता है। क्लियर रोड में एक शेट्टी ट्रैवल्स है, जनता ट्रैवल्स, शेट्टी ट्रैवल्स, डेविड मोटर्स। डेविड मोटर्स जो है वो केरला वाले का ट्रैवल्स है, वो बाजू में एक जनता ट्रैवल्स है, वो महाराष्ट्र का है। वो जनता ट्रैवल्स में स्कूल के बस में मुझे क्लीनरी का नौकरी मिला। वहां पर मैं वो बस में काम करना शुरू किया। मुझे ऐसा लगा मैं कुछ स्वर्ग में आया है, बहुत अच्छा लगा, कुछ केरला वाला साथ में है, ड्राइवर साथ में है। तो सवेरे गाड़ी में बैठ के जाने का, और स्कूल के बच्चे लोगों को लेने का, उनको छोड़ने का, वापस शाम को उनको जाके लेने का। लेकिन ऐसे हालत होता था वहां पर, गाड़ी का चारों टायर खराब टायर थे। एक बार स्कूल ट्रिप जाके आएंगे तो टायर पूरा पंचर हो जाते थे, रोज का 2-3 टायर बदली करना पड़ता था। और बस का एक टायर बदली करना बोले तो जल्दी नहीं होता है, और ऊपर से पेट में कुछ नहीं है। होटल में था तभी खाने को भरपूर मिलता था, लेकिन जब भी बस में क्लीनरी काम करने आया, और बस खाना नहीं है, रोज का 20 रुपया पगार है, रोज का 20 रुपया है। वो भी रात को 8 बजे सब वर्कर लोग लाइन रुकते थे वहां पर 20 रुपए के लिए। वो 20 रुपए में कुछ भी नहीं होता था। 20 रुपए में हम लोग क्या करते थे, कुछ क्लीनर लोग मिलकर बाइकला मार्केट चली जाते थे। वहां पे सड़ा हुआ रोबस्ट केला मिलते थे, केला, सड़ा हुआ केला। वो सड़ा हुआ साइड वो लोग निकाल के कटिंग करके आधा आधा केला रख के, वहां पे मौसी लोग गोनी बिछा के वहां पर बैठते थे, एक एक बाटा बाटा करके, 2 रुपए में, 1 रुपए में एक एक बाटा मिलेगा। वैसे जाके वहां पे चुपके से जाके वहां से 2-3 रुपए का केला ले लेते थे। और गरम गरम कड़क पाव मिलते थे वहां पर, रात रात को बेकरी में वहां पर कड़क पाव बनते थे, गरम गरम कड़क पाव। वो कड़क पाव लेके आने का और केला लेके आने का, अपना गाड़ी में बैठ के 2-3 क्लीनर लोग मिलके हम लोग खा के अपना दिन रात निकालते थे। वैसे करके आगे गए। उसके बाद मैंने मुंबई का वो जो क्लीनरी काम छोड़कर वहां से कुछ दोस्त लोगों का साथ में, कुछ कमाई नहीं था वहां पर, कुछ दोस्त लोगों का साथ में मैं बैंड्रे में आ गया। बैंड्रा रिक्लेमेशन साइड में आ गया, बैंड्रा लीलावती हॉस्पिटल की तरफ। वहां पर एक नित्यानंद नगर चौपड़पट्टी है, वो चौपड़पट्टी में कुछ दोस्त लोग मिलके हम लोग रहने के लिए वहां पर आ गए। वहां पे हम लोग कुछ 1 साल तक दोस्त लोगों के साथ में वहां पर रिया। वहां पे रहने के बाद वहां पे कुछ काम ढूंढेंगे, वो हिसाब से उधर किसी का पहचान से हम लोग वहां पर आ गया। वो एकदम चौपड़पट्टी थे। आजकल मैंने कुछ 1-2 महीने के पहले मैंने अभी मुंबई गया था, उस टाइम वहां पर सब बड़े बड़े बिल्डिंग आ चुका है, बहुत बड़ा ब्रिज आ चुका है वहां पर, एकदम नंबर 1 मुंबई का नंबर 1 एरिया बन चुका है लीलावती हॉस्पिटल के बाद, सबसे बड़ा ब्रिज वहां पर आया है।
मुझे लगता है वर्ली से वो ब्रिज, बांद्रा से लेके वर्ली तक वो ब्रिज जाते हैं, बहुत बड़ा ब्रिज आया। वो ब्रिज एक्चुअली दरिया था वहां पर। हम लोग 1 नंबर 2 नंबर के लिए वही दरिया में जाते थे हम लोग। उधर सब पत्थर पत्थर लगा हुआ था। उसके बाजू में हमारे गोनी से बांधा हुआ एक चौपड़ा था वहां। वो चौपड़े में वाड़े पर रहता था। महीने का 500 रुपया वाड़े था, वहां पर रहता था। कुछ महीने वहां पर रिया। उसके बाद मेरे दोस्त लोग वहां से चले गए, 1 साल मेरे साथ में थे। सब दोस्त लोग वहां पर चले गया। किसी को कुछ वहां पे आने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ, जॉब नहीं मिला, अच्छा सब चले गए। आखिर में मैं वहां पर बच गया। और मैं वहां पर रहते रहते वही बस्ती में, वही चौपड़पट्टी में महाराष्ट्र की बहुत सारे लोग रहते थे। उनके साथ मेरा अच्छे से दोस्ती हो गया, परिचय हो गया। उसमें से जो महाराष्ट्र में लड़की थी, औरत थी, संगीता नाम है उनका, उनसे मेरा अच्छे एक मुलाकात हुआ। उनसे उनका शादी हो चुका था। उनके हस्बैंड कुछ बीमारी हुआ था, कुछ महीने उनके साथ में थे। उसके बाद में हस्बैंड मर गया। अभी अपना घर पे आके रहती है। उनसे मेरा परिचय हुआ। हम लोग मिलते थे, साथ में मिलते थे कुछ 4 साल। हम लोग साथ में मिलना जुलना था हमारा। उसके बाद में हम लोग ने प्लानिंग किया शादी करने का। तो एक बार शादी हो चुका था उनका, लेकिन मैंने देखा मुझे प्यार नहीं मिलता था। मुझे गांव में मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, समझकर मैं गांव से भाग के आ गया। यहाँ पर मुझे सब कुछ मिलते, सब प्यार मिलते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ यही है। मैंने उनको बोला चलो अपन शादी करेंगे। बैंड्रा कोर्ट में हम लोग आ गया। बैंड्रा कोर्ट में आके हम लोग वहां पे कोर्ट मैरिज किया। और वही बस्ती में वो रहना चालू किया। बहुत सारे तकलीफ आया वहां पर, उनके घर वाले आए, बहुत मारा पीटा, बहुत बहुत कुछ तकलीफ उठाया। वहां पर रहना चालू किया। कुछ महीने के बाद बैंड्रा छोड़कर हम लोग साइन कोलीवाड़ा, प्रतिष्ठा नगर, साइन कोलीवाड़ा पे आ गए। जीटीपी नगर वो साइड में हम लोग छोटा सा रूम लिया, वहां पर रहना शुरू किया। जब तक मैं वहां पर साइड में एक छोटा सा एक सीडी बनाते, सीडी बनते वहां पर, सीडी का दुकान है, बड़ा बड़ा कंपनी है, विनस, विनस का सीडी बनते थे वहां पर। तो वो बिल्डिंग पे मुझे सीडी पैकिंग करने का एक जॉब मिला नाइट में। वो काम करते 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 वो काम पे वही ऑफिस में, वही कारखाने पे, तो वही जगह पे मैं एक अच्छा सुपरवाइजर बन गया था। 1-2 साल लगा मुझे वहां पर, अच्छा प्रैक्टिस हो गया था। तो मुझे वहां पर सुपरवाइजर बना दिया। और कुछ साल में वहां पर काम किया। और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी उस टाइम पर। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट होने के बाद मेरे मन में आया चलो अभी खुद का एक रूम लेने का है, अपने भाड़े पे रह रहे। अब एक बच्चा भी आने वाला है, खुद का एक रूम लेने का है। इसलिए मैं डे नाइट काम करते थे। कुछ महीने के बाद मेरे गांव से लेटर आ गया, तुम जल्दी से जल्दी गांव में आ जाओ करके। तो मैंने बोला मेरा शादी हो गया है, एक शादीशुदा औरत से मेरा शादी हो गया है। उनके हस्बैंड मर चुका था, इसलिए मैंने शादी किया है। तो तुरंत उन लोग ने, मेरा माँ बाप ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे वाइफ को लेके गाँव में आ जाओ। मैं बोला मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो, बहुत अच्छा है, लेके आ जाओ, जो भी है अपना गाँव में करेंगे, डिलीवरी वगैरह अपना गाँव में करेंगे, जल्दी गाँव में लेके आ जाओ। मेरे माँ बाप ने हमको स्वीकार किया, मेरी वाइफ को स्वीकार किया। वो खुशी से मैंने सब कुछ छोड़कर मैंने मेरे वाइफ को लेके अपना केरल में आ गया। मम्मी पापा के पास मेरे वाइफ को मैंने परिचय करा कि मम्मी को भी पापा को भी हिंदी मालूम था। मम्मी को मराठी आती थी अच्छे से, मराठी में बातें करते थे। मेरे वाइफ को भी अच्छा लगा था। मैंने वाइफ को गांव में रखी। कुछ दिन के बाद मैं वापस बम्बई में आ गया, क्योंकि मेरा जॉब वगैरह मुंबई में थे। मैं वहां पर सीडी कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते थे। तो मुझे वापस मुंबई आना पड़ा, क्योंकि मुझे गाँव में कुछ काम नहीं आते थे, कुछ काम नहीं मिलेगा। अभी मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे वाइफ भी है, ऊपर से बच्चे भी है। उसकी वजह से मैं वापस बम्बई आ गया। लेकिन बम्बई आके काम करते करते कुछ दिन की बात, एक दिन सवेरे मैं रूम से जैसे बाहर आया, मेरा रूम के बाजू मेरा भाई और मेरी वाइफ दोनों आके खड़े। सवेरे सवेरे मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ बताया नहीं, कुछ खबर नहीं, कुछ नहीं, कैसे आना हुआ। तो मेरा छोटा वाला भाई, उन्होंने मुझे मेरे पास एक लेटर दिया, चिट्ठी देखी, मुझे बोला कि पापा ने चिट्ठी दिया है तुम्हारे लिए। मैंने चिट्ठी पढ़ा। सो मलयालम मलयालम में लिखा है, विनोद तुम्हारे वाइफ HIV एड्स पेशेंट है। HIV पेशेंट करके नहीं, एड्स पेशेंट है, इसलिए उनको
उनके घर में छोड़ दो और तुम जल्दी से जल्दी ट्रेन पकड़कर गांव में आ जाओ। मैंने वो चिट्ठी पढ़ा। उसके बाद में मेरे भाई तो चले गए। मैंने मेरे वाइफ को रूम के अंदर लिया, हम लोग थोड़ा टाइम बढ़ के बहुत रोया। उसके बाद मैंने चिट्ठी वापस पढ़ा। पापा ने इसे बोला है कि उनकी तुम्हारी वाइफ को उनके घर पे छोड़कर तुम जल्दी से जल्दी गाँव आ जाओ। मेरे मन में यह आया कि सबको छोड़कर वो मेरे साथ में आई, अपने माँ बाप को सबको छोड़कर मेरा विश्वास पे, मेरे भरोसे मेरे मेरे पास आई। अभी वो अकेली नहीं है, उनकी पेट में मेरा बच्चा भी है। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने मेरा प्लानिंग में पक्का मैं बैठ गया। मैं बोला ठीक है, लास्ट तक साथ में रहूंगा, मरने तक साथ में रहूंगा। आगे हम लोग दिन निकाला। कुछ दिन के बाद ऐसा टाइम था कि कुछ 8 दिन के बाद मेरी वाइफ के डिलीवरी हो जाएगा। उस टाइम पापा ने वहां से लोकल ट्रेन में बिठा के भेजा है। सोचने की बात है, अपने बम्बई के जो लोकल ट्रेन होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो लोकल ट्रेन होते हैं, उसमें सवेरे के टाइम में कैसा गर्दी रहते हैं, उतने ही गर्दी केरला से जो बम्बई आते हुए गाड़ी में रहते हैं, उतने ही गर्दी रहते हैं। जो रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो लोकल गाड़ी में उतना ही गर्दी रहते हैं। वही गर्दी की ट्रेन में जो 9वां महीना चालू है, कुछ 8 दिन की बाद ये औरत की डिलीवरी है। वो नवा महीने का पेट रखी वही लोकल ट्रेन में जनरल टिकट पे लोकल टिकट देखी मेरी वाइफ को भेजा। बहुत मुश्किल से वो मुंबई में आई। कुछ दिन के बाद, कुछ 4-5 दिन के बाद उसको मैंने मुंबई का बीटी स्टेशन के बाजू में एक बड़ा हॉस्पिटल है, वो दिल्ली के अंदर, मुझे लगता है कुछ क्रिश्चियन नाम है वो हॉस्पिटल का। वहां पर मैंने मेरी वाइफ को एडमिट किया। बहुत उसके रात को बहुत परेशान हो गया, बहुत पेट दुख रहा था, एडमिट किया। मेरी वाइफ ने अच्छी से एक लड़की को जन्म दिया और जन्म होते ही 3.5 किलो वजन था उनका। उससे मुझे ऐसा लगा कि मेरा वाइफ को कुछ बीमारी नहीं है अभी, क्योंकि बीमारी होता तो बच्चा मर जाते। मेरा मेरा मन में ऐसे आया तो बच्चा मर जाते तो, नहीं तो वाइफ मर जाती। ये माँ और बच्चे दोनों में एकदम ठीक है, कुछ बीमारी नहीं है। लोग ऐसे बोलते, मेरे पापा ने ऐसे बोला है। ऐसे मेरे मन में आया। हम लोग खुशी से अपना घर पे आ गया। लेकिन कुछ महीना भर मास्टर जी, गांव गांव में जाके उनको कैसे पता मिला आपका मिसेस ऐसे HIV पॉजिटिव है करके, उनको कैसे पता मिला? मेरा वाइफ को, पासो जी, मेरा वाइफ को वहां पर अभी डिलीवरी के लिए वहां पर कौन सा भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, नहीं तो नाम रजिस्टर करना पड़ता है वहां पर। केरला में कैसे, हर जगह में वैसे ही है, मुझे ऐसा लग रहा है हर जगह में वैसे ही होगा कि कोई लेडी प्रेग्नेंट होते हैं तो उनके गांव के अदल बदल में कोई सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर उनका नाम देना पड़ता है। उसके बाद में 9वां महीना तक उनका जो भी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट वही हॉस्पिटल में होगा। उसके बाद उनको वहां पर डिलीवरी होगा। तो मेरे वाइफ का भी उधर ही एक जिला हॉस्पिटल में, त्रिशूर की जिला हॉस्पिटल में मेरे वाइफ का नाम डाला था। तो उसकी बाद में मेरी वाइफ के शरीर, थोड़ा पेट ज्यादा बाहर आ गया, लेकिन बदन एकदम कमजोर थे, एकदम शरीर एकदम पतले पतले होने लगे थे। तो खाली पेट ही दिखते थे। तो वहां पे जो डॉक्टर थे वो महाराष्ट्र डॉक्टर थे वहां पर, एक मराठी डॉक्टर थे, लेडी डॉक्टर। इससे मेरी वाइफ से अच्छे उनके बातचीत अच्छे हुआ। उनको पूछा तुम्हारा शरीर की ये वजह, इनकी वजह से थोड़ा डाउट लग रहा है। और दूसरी बात, मेरे वाइफ के बदन में पूरा फूडी फूडी फूडी, काला 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 फूडी दिखता था, पूरा दाग होने लगा। तो उनको थोड़ा डाउट आ गया, और डाउट की वजह से वो लोग ने प्राइवेट में, उस टाइम गवर्नमेंट में HIV टेस्ट नहीं था, इसलिए प्राइवेट में HIV टेस्ट करने के लिए वो लिखी भेजा। मेरे पापा ने उनका ब्लड लेके गया और प्राइवेट में दिया, और रिपोर्ट आ गया कि HIV पॉजिटिव है। ये मेरे पापा के हाथ में ये रिपोर्ट आ गया। तो पापा ने तुरंत एक चिट्ठी लिखकर मेरा छोटा भाई के साथ में मेरे वाइफ को मुंबई भेज दिया। इसलिए भेजा है कि मेरा बहन भी है वहां पर, उनका शादी का टाइम है, और इसका ये हालत, ये कंडीशन अगर गांव में मालूम पड़ा तो बहन का शादी नहीं होगा, सबकी लाइफ बर्बाद हो जाएगा। उनका चिंता यही था। और उस जमाने में लोग इतना डरते भी था पास्टर जी, क्योंकि अभी आप ये जो बोल रहे बातों कम से कम 20-25 साल पहले हुआ होगा ना? 25 साल पहले की बात है 25 ये। साल पहले का बात है। तभी HIV पॉजिटिव, एड्स सुनेगा तो लोग इतना डरते था, लोग उनसे भाग जाते था।
जी पास्टर, उस टाइम HIV करके कभी बोलते नहीं, एड्स एड्स करके बोलते थे उस टाइम। तो जिसको एड्स हुआ है, पता लगा, मालूम पड़ गया, तो उनको पुलिस वाला पकड़ के लेके जाएंगे, उनको बंद कमरे के अंदर डाल देंगे। वैसा कुछ बोलते थे, वैसा मतलब सबके सबके मन में ऐसे थे, वहां पर सड़ सड़ के मर जाएगा वो, बाहर नहीं लेके आएगा वो एकदम वो अस्थि हो जाएगा, उनके बदन में थोड़ा भी मांस नहीं रहेगा, वो उधर ही मर जाएगा। तो वैसे सब डर सबके अंदर पैदा किया था लोगों ने। एक्चुअली इनका कुछ जानकारी, HIV और एड्स का जानकारी लोगों में नहीं था उस टाइम। लोगों का गलती नहीं है, उनको जानकारी नहीं था उस टाइम। आज अपने हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान HIV एड्स की जानकारी में नंबर 1 में, हिंदुस्तान HIV एड्स की जानकारी में नंबर 1 में हिंदुस्तान। और ऊपर से केरला एकदम आगे HIV एड्स की जानकारी। उस टाइम इतना जानकारी नहीं थी, इसी वजह से मेरे पापा ने ऐसा एक चिट्ठी लिखने का मजबूर बन गया। तो मैंने मेरा वाइफ, जब बच्चा हुआ, बच्चे को लेके हम लोग खुशी से अपना रूम पे आ गया। साइन कोडयार्ड में रहते थे। कुछ 1.25 महीना हमारा बच्चा हमारे साथ में थे। उसकी बाद में अचानक बच्चे को बुखार आ गया। फिर हम लोग ने परेल में एक वाडिया हॉस्पिटल है, केम वाडिया हॉस्पिटल, वहां बच्चे का एक स्पेशल हॉस्पिटल है, वहां वहां पर लेके गए बच्चे को, वहां पर एडमिट किया। तो एडमिट किया तो मैंने डॉक्टर को ये नहीं बताया कि मेरी वाइफ ऐसा HIV पॉजिटिव वगैरह, नहीं बताया, मैंने कुछ भी नहीं बताया। वहां पर एडमिट किया और कुछ दिन के बाद डॉक्टर ने हमको बोला, मेरे को बोला कि तुम्हारे बच्चे HIV है, एड्स है तुम्हारे बच्चे को, इसलिए जल्दी से जल्दी आ जाओ। तुम्हारा भी खून का टेस्ट करेंगे, तुम्हारा वाइफ का टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। तो मैं उस टाइम वाडी हॉस्पिटल में आ गया। हम लोग दूसरे माले पे थे। मैंने मेरे वाइफ के कान में आके बोला, तुम एक ऐसा करो, बच्चे को लो, और आजू बाजू अदल बदल में कोई अगर पूछेगी तो उनको बोलने का टेस्टिंग के लिए जा रहे करके, और बच्चे को लेके सीधा नीचे आ जाओ, अपना बर्तन सामान जो भी है हॉस्पिटल में जो है वहां पर रहने दो, मैं नीचे टैक्सी लेके खड़ा रहता हूँ। क्योंकि हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ था, और हमारा भी टेस्ट करेंगे, अगर HIV है, अगर ये मालूम पड़ेगा, हम कभी बाहर देख नहीं पाएंगे, ये लोग इसके अंदर किधर हमको बंद कर देंगे। तो इसलिए वो डर के मैंने मेरे वाइफ को ऐसे समझाया। वाइफ ने अपने बच्चों को लेके सीधा नीचे आ गया। मैंने एक टैक्सी वहां पर रुका के रखा था, टैक्सी के अंदर बैठा, हम लोग तीनों वापस सैन कोलवाड़े में आ गया। तो आते आते रास्ते में मैंने मेरा बच्चे का हाथ पे सिरिंज वगैरह लगाया हुआ सब मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया। बच्चे को लेके अपने घर पे आ गया। शायद कुछ हफ्ता भर हमारा बच्चा हमारा साथ में रहे। उसके बाद में मम्मी का दूध पीते पीते मम्मी का ही मांडी पे ही बच्चा ऑफ हो गया। बच्चा ऑफ होने के बाद मेरी वाइफ जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। मैंने उनको क्या बोला, तो रो मत अभी। मैं बोला उनको, अगर तुम रोएंगे तो सब लोग आ जाएंगे। बॉम्बे का रिवाज पासो जी आपको पता है, वहां पर कोई मरे तो कैसे मरा, म्यूनसिपालिटी का, डॉक्टर का कागज पत्र बहुत जरूरी है वहां पर। म्यूनसिपालिटी में अगर बच्चे का दफन करना है तो कागज पत्र किसी का भी हो, तो कागज पत्र वहां जरूरी है। मशान में लेके जाना है तो कागज पत्र बहुत जरूरी है। वहां पर कैसे मरा ये तो दिखाना पड़ेगा वहां। तो मेरे वाइफ को मैंने बोला, तुम शाम से रो, मैं जाके डॉक्टर को दिखाकर कागज पत्र रेडी करके आता हूँ। मैंने मेरा रूम के दरवाजे बाहर से ताला मारा, और वाइफ को मैंने बोला तुम रोने का नहीं, वैसे बैठे रहो। मैं गया वहां पर। हमारे घर के बाजू में क्लिनिक है, छोटा सा क्लिनिक है वहां पर। और क्लिनिक पे जाके वहां पे डॉक्टर को कुछ पैसे दिया। मैंने बोला जरा मेरा बच्चे का तबीयत खराब है, बच्चा ऑफ हो गया करके नहीं बताया, तबीयत बहुत खराब है, प्लीज जरा आ जाओ। और डॉक्टर जल्दी भाग के आ गया। रूम पे आके बच्चे को देखिए, बोला बच्चा ऑफ हो गया है, बच्चा मर चुका है। थोड़ा कुछ पैसा उनको दिया, उन लोग ने मेरे को सर्टिफिकेट बना के दिया, बुखार की वजह से बच्चा मर चुका है, बच्चा मर गया। उसके बाद में आजू बाजू में सबको बताया। इसके हम लोग साइन हॉस्पिटल की बाजू में एक मशान है वहां पर, साइन जैसे बांद्रा जाने के लिए एक ब्रिज है वहां पर, उसकी बाजू में एक मशान है, वहां पर लिखी गए। वहां पर बच्चे का कार्य वगैरह किया और वापस आ गया। उसके बाद मेरी वाइफ बहुत मूड ऑफ थी। हम लोग दोनों वापस थोड़ा जिंदगी वापस आने के लिए कोशिश किया। कुछ महीने के बाद, समझो लगभग 1 साल आगे गया,
मेरी वाइफ का तबीयत बहुत खराब हो गया, बहुत कंडीशन खराब हो गया। हमारा भी एक काम धंधा बहुत कम हो गया था, पैसा पानी भी नहीं थे। उनको बुखार आया, तो बुखार के क्रोसिन, उससे वहां पर क्रोसिन चलते थे, क्रोसिन। तो क्रोसिन लेने के लिए भी अपने हमारे पास पैसा नहीं, बहुत कंडीशन बेकार हो गया। मेरे वाइफ का बुखार बुखार बहुत बढ़ गया, सर दर्द बढ़ गया। तो उनके घर वाले बैंड्रे में रहते हैं, उनके दो भाई है, मम्मी पापा है। उनको मैंने फोन किया, उनकी बहन है, उनको मैंने फोन किया। उन लोगों ने बोला एक काम करो, जीजा, उनको लेके हमारे घर पे आ जाओ। फिर उन लोग खुद आकर मेरी वाइफ को लेके उधर चले, उनके घर पे चले गए। में एक बाबा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, बाबा हॉस्पिटल। वहां पर उन लोग ने उनको एडमिट किया। कुछ दिन वहां पर एडमिट थे। उस टाइम मेरा काम पे मैं लगा हुआ है, मोबाइल, उस टाइम मोबाइल नहीं आया, मोबाइल मोबाइल आया नहीं उस टाइम, तो काम पे लगा हुआ था। कुछ दिन के बाद, हफ्ता भर के बाद, मुझे काम के वहां पर लाइन फोन पे, लाइन लाइन पे मेरा एक कॉल आया मुझे। विनू है क्या, मेरा नाम विनू है, विनोद को विनू करते थे। विनू है कि पूछ के फोन आया। मेरे को फोन दिया, मैंने फोन पे बात किया, तो मेरे डॉक्टर ने बात किया बाबा हॉस्पिटल से। मुझे बोला कि विनोद है क्या, हाँ विनू है, तुम्हारी वाइफ एड्स पेशेंट है, तुम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में आ जाओ। मैं तुरंत छुट्टी करके हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल गया तो मालूम पड़ा, डॉक्टर के साथ मुझे बात करने के लिए मेरे डॉक्टर के रूम पे चले गया। तो डॉक्टर के रूम पे जाने से पहले मैं मेरा अपना वाइफ को देखने के लिए वार्ड पे चला गया, जो कटिया पे पड़ी है। वार्ड पे मैं गया, वार्ड पे मेरा औरत के सिवा वहां पर उनका ना घर वाला कोई नहीं थे, अकेले मेरी औरत वहां पर है। तो मैं मेरे वाइफ के सामने बाजू में जाके बैठा। उतने में वहां से सिस्टर्स आए, नर्स लोग आए, हॉस्पिटल के जो स्टाफ आए, उन लोग सब मेरे को बहुत घूर घूर के देख रहे। वैसे ही कुछ अजीब इंसान है? उनके मन में कैसे है, ये यही भाई साहब ने इनको बीमार दिया है? तो कुछ अजीब तरीके से मुझे देखते, मुझे कुछ पता नहीं चला। उन लोग ने मुझे आके बोला तुम विनोद है क्या, हाँ इनके हस्बैंड है, हाँ जरा डॉक्टर तुमको बुला रहे हैं। तो मैं डॉक्टर के रूम पे गया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि विनोद, तुम्हारी वाइफ एड्स पेशेंट है, 24 घंटे का टाइमिंग है, 24 घंटे के अंदर तुम्हारी वाइफ मर जाएगा, उसके आगे कुछ गारंटी नहीं है। इसलिए यहाँ से अभी हम लोग डिस्चार्ज कर रहे, तुम लेके जाओ, और दूसरा कुछ इलाज है भी नहीं, दवा भी नहीं है, सब दवा बंद कर चुका है। तुम अपना घर पे लेके जाओ, घर पे लेके जाके कुछ समय है तुम्हारे साथ, उनको प्यार दो, उसके सिवा कुछ भी नहीं। मैंने बोला डॉक्टर साहब, मेरा खुद का घर नहीं है, खुद का रूम नहीं है, आप बता रहे कि 24 घंटे का टाइम नहीं, 24 घंटे यहीं पर रहने दो, कुछ भी यहाँ यहीं पर होने दो, उसके बाद मैं लेके जाऊंगा। तो डॉक्टर ने मुझे बोला, मना किया, बोला नहीं वैसे नहीं चलेगा, यहाँ पे जितने पेशेंट वार्ड पे है सब लोग डिस्चार्ज होगा करके बोल रहे हैं, अगर ये औरत यहाँ पर रहेगी तो हम लोग सब डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, डॉक्टर और जो ब्लड टेस्टिंग करते हैं उन लोग, सिर्फ सिस्टर्स, लैब टेक्नीशियन, इनके कान में इनको ये जानकारी है कि ये लेडी HIV पेशेंट है। और वहां पे जो लोकल, वहां पे जो वार्ड में जो पेशेंट है उनको किसी को पता नहीं है, लेकिन ये 3 जन को जो मालूम था, वो बात सीक्रेट में रखना चाहिए। तो बात कैसे पूरे हॉस्पिटल को मालूम पड़ गया, उन्होंने पूरा सबको बता दिया, सब लोकल लोगों को ही बता दिया, बहुत नाम खराब कर दिया। मेरे को बोला तुम्हारी औरत को हम लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया है, तुम लेके जाओ यहाँ से। कहाँ लेके जाना है पता नहीं। मैंने, मेरा सामने कुछ भी रास्ता नहीं था। मैंने मेरा वाइफ के माँ बाप को फोन किया, उनकी मम्मी और उनका बड़ा भाई आया, दोनों आए। उनकी मम्मी ने मेरे को पूछा क्या हो गया विनू, मैंने बोला ऐसा ऐसे बात है। तो उसकी मम्मी ने मुझे बोला, विनू अपन ऐसा करेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को कुछ पैसा देकर उनको बोलेंगे कुछ इंजेक्शन देके इनको खत्म करो। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, हर बीमारी आते है, लेकिन HIV ऐसी बीमारी है, रिश्ता तक तोड़ देती। पर खून का रिश्ता, हम बोलते हैं खून का रिश्ता बहुत बड़ा है, माँ बाप बहुत बड़ा, भाई बहन बहुत बड़ा है, लेकिन HIV एड्स तय करके मालूम पड़ा, सब रिश्ता टूट जाते। 9 महीना पेट में रखा हुआ माँ कहते हैं इंजेक्शन देख के अब मार डालेंगे। आपने, आप लोग ने मेरा गवाही सुना शुरुआत में, मेरे पापा ने एक चिट्ठी भेजा, उसमें ऐसे लिखा है तुम्हारे औरत को एड्स है, तुम उनको घर पे छोड़कर तुम गाँव आ जाओ। कुछ साल का परिचय है मेरा,
मैंने मेरी औरत को छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा है उनके अंदर, वो मेरी औरत है, वो मैंने उसको शादी किया है, लास्ट तक मरने तक निभाएगा करके मैंने वादा किया है, मैंने छोड़ा नहीं। जब ये उनकी माँ आए, उनके भाई आए, उनका बोलने का यही था, मुझे मालूम पड़ा इसके आगे कुछ उनसे कुछ उपदेश मिलने वाला नहीं। मैंने आगे देखा, सामने खिड़की से देखा, बाजू में एक शिवसेना का एक ऑफिस था, तो वहां पर चले गया, उनको मेरा दर्द पूरा उनको बताया, मेरा जो भी है, मेरा मन का बात उनको बताया मैंने। उन लोग ने मुझे एक एम्बुलेंस की बंदोबस्त करके दिया, एक शिवसेना का एम्बुलेंस का बंदोबस्त करके दिया मुझे, और मुझे एक चिट्ठी दिया। मुझे ऐसे से बात उन लोग ने बताया, मिस्टर विनोद, तुम ये चिट्ठी तुम्हारे पास रखो, और एम्बुलेंस तुमको देता हूँ, एक ड्राइवर भी आएगा तुम्हारा साथ, तुमको जे जे हॉस्पिटल में यहाँ से तुम्हारी औरत को लेके जाएगा, तो जे जे हॉस्पिटल तुम्हारी औरत को एडमिट करेगा, मरने तक वहां पे तुम्हारा औरत रह सकती। ये हमारा, हम यहाँ से चिट्ठी लिख के देता हूँ। वैसे चिट्ठी लिखी दिया, लेकिन वो चिट्ठी मेरे हाथ में नहीं दिया, वहां पे जो ड्राइवर साथ में, ड्राइवर के हाथ में चिट्ठी दिया वो लोग। मैंने मेरे औरत को गाड़ी के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर बिठाया, एम्बुलेंस, और मैं, मेरी औरत और ड्राइवर, हम लोग तीनों एम्बुलेंस में जा रहे हैं। हमेशा हम लोग देखते हैं, एम्बुलेंस जब भी आवाज मार के, शायरन बजा के जब भी जाते, सब बड़े बड़े गाड़ी तक साइड हट जाते, बड़े बड़े लोग तक साइड भी हट जाते, क्योंकि सबको पता है एक जीवन की रक्षा के लिए वो गाड़ी जा रहे हैं। लेकिन हम लोग जब भी जाते थे, हमारे भी गाड़ी की आवाज थे, शायरन बजा के जाते थे, हमारे सामने बहुत सारे गाड़ी साइड देते थे। ये हमारे अंदर, हमको सिर्फ हमको मालूम है, मुझे और मेरी वाइफ को मालूम है, एक जीवन बचाने के लिए नहीं जा रहे, अच्छी जगह ढूंढ रहे, मरने के लिए एक जगह ढूंढ रहे, मरने के लिए भी एक जगह नहीं मिला मुंबई, मरने के लिए एक जगह ढूंढने जा रहे थे। हम आगे गए, जे जे हॉस्पिटल में जैसे हम पहुंचे, कुछ मेरा ख्याल से कुछ अंदाजा कुछ 15, 16, 17, 18 किलोमीटर रहेंगे, 18 किलोमीटर के आसपास रहेंगे जे जे हॉस्पिटल। वहां पहुंच गया, पहुंचने के बाद सामने देखा मैंने कैजुअलिटी, मेरी औरत को मैंने एक व्हील चेयर के अंदर बिठाया, और कैजुअलिटी की तरफ में चलते गया, उतने में ड्राइवर की आवाज आया, तो भाई साहब अब ये गाड़ी जरा धोखी दो, अब कैजुअलिटी में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपको देने का चिट्ठी मेरे पास है। तो ऑफिस से, जब भी मेरे को ऑफिस के अंदर से मुझे गाड़ी का मेरे को बंदोबस्त करके देते थे, ऑफिस से मुझे स्टाफ ने ऐसे बोले थे, तुमको वो गाड़ी देंगे लेकिन एक भरोसे के ऊपर, एक शर्त के ऊपर देंगे, तुम गाड़ी हमको पूरा धोखी देना पड़ेगा, पूरा गाड़ी साफ करके देना पड़ेगा तुम। मैंने हाँ बोला था। जैसे मैंने व्हील चेयर में हमारे मेरी वाइफ को बिठाया, तो ड्राइवर ने कि मुझे बताया ये गाड़ी तुमको धोखी देना पड़ेगी। मैंने व्हील चेयर पे मेरी वाइफ को बाजू में बिठाकर, बाजू से मैंने 10 बाल्टी पानी, 3-3 रुपया है, 10 बाल्टी पानी लेके आके वो गाड़ी पूरा मैंने धोखी दिया उनको। उससे मेरे वाइफ के नजर बहुत कमजोर पड़ गए थे, बीमारी की वजह से शरीर बहुत कमजोर हो गया था, एक एक हाथ पे मेरी वाइफ को मैं ले सकता, उतनी कमजोर पड़ गई थी, और एकदम अस्थि जैसे बन गई, उसकी नजर पूरा कुछ दिखाई नहीं देती थी। तो उस टाइम बहुत चिल्लाते थे, उसके सर भी बहुत दुखते थे, तो व्हील चेयर में बैठ के बहुत चिल्लाते थे, विनू विनू करके चिल्लाते थे। तो उसके चिल्लाने में मेरा आवाज अगर पहुंच गया कान पे तो शांत हो जाते थे। मैंने उसका एकदम पसंद की गाना है, वो गाना गुनगुना के मैं एम्बुलेंस धोते थे, तभी वो चिल्लाती नहीं थी, आराम से वो गाने का गुनगुना सुनकर वो शांत बैठते थे, क्योंकि वीनू मेरा बाजू में है, उसको हिम्मत मिलते थे। वैसा करके एम्बुलेंस धो के मैंने मेरे वाइफ को हॉस्पिटल के अंदर लेके गया। लगभग 1 महीना मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर लोग ने बोले थे 24 घंटे का टाइमिंग दिए, लेकिन मेरी वाइफ 1 महीना मेरे साथ में थे। जब एम्बुलेंस में आते वक्त मैंने फर्स्ट टाइम मैंने भगवान से प्रार्थना किया, कौन भगवान है क्या है मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन भगवान को मैंने ऐसा प्रार्थना किया, भगवान वाइफ को और कुछ दिन के लिए मेरे जिंदा दो, क्योंकि शादी हो गया लेकिन कभी अच्छे से प्यार नहीं कर पाया, कुछ अच्छे कुछ चीज खिला नहीं पाया, उनकी पसंद का कुछ भी चीज नहीं खिला पाया, मुझे और कुछ टाइम दो, वक्त दो मेरी वाइफ के साथ में टाइम निकालने के लिए। प्रभु ने मेरा बातें सुनी, मुझे और 1 महीना जे हॉस्पिटल मेरा औरत ठीक थी, 1 महीना हम लोग साथ में थे वहां पर। उनका जो पसंद का खाना, सबसे पसंद का खाना था उनका गाजर की हलवा, वो खाने दिए। उसके बाद में एक एक महीना वहां पर शायद मुझे लगता है उस टाइम जुलाई में
मुंबई में बहुत बड़ा पानी भर चुका था। कुछ महीना पहले, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। जुलाई में सबसे बड़ा मुंबई पूरा पानी से डूब चुका था उस टाइम। उसी दिन मुझे लगता है कोई 26 तारीख को, 26 जुलाई, 26 जुलाई को पानी भर चुका था। उस टाइम उसी दिन मेरी वाइफ को मैंने 25 को मेरे वाइफ को मैंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर कर, क्योंकि वाइफ की हालत बहुत, कंडीशन खराब हो गया। मेरे वाइफ ने बोला, विनू अभी यहाँ पे नहीं मरना है, मुझे अपने रूम पे जाके मरेगी। मैं बोला ठीक है। डॉक्टर को बोलकर डिस्चार्ज करके लिया और टैक्सी पकड़कर जुलाई 25 को टैक्सी पकड़कर हम लोग हमारे प्रतीक्षा नगर साइन कोटगार्डन में आ गया। वहां पे रूम पे आने के बाद उसके मालूम पड़ा कि बाहर पूरा बारिश ही बारिश गिर रहा है, पूरा सब जगह पानी भर गया है। किधर किधर से बॉडी भी, लोगों का मरा हुआ बॉडी पानी से आ रहा है। बहुत कंडीशन बेकार थी मुंबई का, लेकिन हमको कुछ पता नहीं है। हम लोग हमारे रूम के अंदर चुपचाप बैठा है, रूम के अंदर भी पूरा पानी भरा हुआ था, काट के ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन जुलाई 31 को मेरी वाइफ मुझे छोड़ के हमेशा के लिए गया, वो भी मर गई। उनकी मरने के बाद उनको मैंने रूम के अंदर बंद रखा। मैं गया बाहर जाके, संडे था उस दिन, जुलाई 31 संडे था। संडे के दिन, तो उसका 2 दिन पहले मैंने वहां पे बाजू का क्लिनिक पे डॉक्टर को जाके मैंने समझाया, डॉक्टर को बताया ऐसा ऐसा है, मेरे वाइफ को भी ऐसा ऐसा बीमारी है, कुछ हो जाएगा तो मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है। मुझे बोला जरूर, टेंशन मत लो, मैं दे दूंगा। लेकिन 31 का दिन, जुलाई 31 को संडे था, उस दिन क्लिनिक बंद था। मैंने वाइफ ऑफ होने के बाद मैंने कॉल किया डॉक्टर को। डॉक्टर बोला मेरा क्लिनिक बंद है, कोई बात नहीं, दूसरे एक डॉक्टर से परिचय करा के देता हूँ। मुझे सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद सबको मैंने बताया ऐसे वाइफ ऑफ हो गया करके। मेरे दोस्त लोग, वाइफ के परिवार, सब लोग आए और वो कार्यक्रम वगैरह हो गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरा भी हालत, कंडीशन खराब हो गई। मुझे इतना पता था कि वाइफ को HIV है तो मुझे भी हो सकता। कुछ दिन के बाद मुंबई छोड़कर बहुत कंडीशन मेरा खराब हो गया, बहुत कंडीशन खराब हो गई। मैं मुंबई छोड़कर अपना गांव आ गया। वो गांव में आया तो मम्मी पापा मुझे स्वीकार करेगा नहीं करेगा पता नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि उनको मालूम है अगर इनकी वाइफ को HIV है तो इनको भी HIV हो सकता। गांव में आ गया। कुछ दिन, कुछ 1 महीना तक मम्मी पापा अच्छे से थे मेरे साथ में, अच्छे से बातें करते थे, साथ में रखा। लेकिन 1 महीने बाद मेरा कंडीशन बहुत खराब हो गया। उसके बाद उससे हमारे घर बनना चालू था। छोटा सा घर था, वो घर के बाजू में एक नया घर बनाने का शुरू में थे, उसका फाउंडेशन बना हुआ था। मेरे मम्मी ने क्या किया, मम्मी को पता है ये कुछ समय के बाद, कुछ दिन में, कुछ समय के बाद ये मर जाएगा, इसलिए मुझे उठाकर, मेरा पापा बहुत डरता था HIV से, बहुत डरता था। मैं घर पे है बोली, कभी कभी पापा आते नहीं थे घर पे, घर पे खाना नहीं खाते थे, घर का पानी नहीं पीते थे, कोलगेट जब दांत जैसे वो कोलगेट हुआ करते नहीं थे, बाथरूम में जब साबुन नहीं हुआ करते थे, टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, पापा पापा बहुत डरते थे। तो मम्मी ने मुझे उठाकर एक 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 हाथ के अंदर मेरे को लिटा सकते हैं, ऐसे बिठाकर, जैसे अपना घर के लिए फाउंडेशन बनाया है वहां पर मुझे लाके रख दिया। 3-4 दिन रात पूरा वही फाउंडेशन के ऊपर, ऊपर कुछ छत नहीं कुछ नहीं, वो फाउंडेशन के ऊपर मैंने 3-4 रात मैंने निकाला, दिन रात निकाला। एक एक दिन शाम का टाइम पे हमारे छोटा सा घर के अंदर से मेरे भाई का आवाज मैंने सुना, पापा से बात करते हुए आवाज मैंने सुना, ये विनोद ऐसे ऐसे ये फाउंडेशन को ऐसे पड़ा रहेगा, इसको एड्स से करके अगर लोगों को मालूम पड़ेगा तो मेरा लाइफ क्या हो जाएगा, मेरा शादी कहाँ से होगा। ये सब मेरे पापा से बात करते, मेरे भाई को बात करते हुआ मैंने सुना। मैंने उसी दिन मैंने तैयार किया, प्लानिंग किया, सोच के रखा कि मेरे वजह से मेरे घर वालों को कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। मैंने प्लानिंग किया वहां से उठने का, लेकिन उठ नहीं पाता था मैं। मेरा बदन से पूरा चिल्टा निकल जाता था, पूरा चमड़ी निकल जाता था। कोई भी अगर हाथ को पकड़ेगा तो हाथ से चमड़ी निकल जाएगा, वैसे स्किन पूरा निकल जाता था, वैसे हालत कंडीशन हो गया था मेरा। मेरा शायद उस टाइम मेरा वजन, मेरा वेट कुछ 34 के आसपास था। एक चम्मच पानी भी नहीं पी सकते थे, बहुत कंडीशन बेकार। तो उस टाइम मैंने सोचा हमारे बाजू में एक समुंदर है, उस समुंदर में उड़ी मार के जाके मर जाएगी, लेकिन वो समुद्र में नहीं मर सकते क्योंकि समुद्र मैंने तैरना वहां पर सीखा है, इसलिए नहीं मर सकता मैं। उसके बाद मैंने प्लानिंग किया, हमारे गांव के जिला त्रिशूर है, त्रिशूर जिले की जो रेलवे स्टेशन है वहां पर आके, और रेलवे स्टेशन पे अपना सर रख के, ट्रैक में सर रख के मर जाएंगे, एकदम से खत्म हो जाएंगे, किसी को परेशान नहीं करने।
वैसा प्लानिंग किया, सोचा मैंने। उसके बाद मैंने एक दिन ऐसा प्लानिंग किया उठने का, लेकिन उठ नहीं पा रहा था मैं। एक दिन मम्मी आ गई, मम्मी आके मुझे ग्लूकोज की एक पैकेट ला के दिया। वो ग्लूकोज की पैकेट मैंने पूरा एक पैकेट मैंने खाया। थोड़ा मुझे, थोड़ा सा बदन में थोड़ा ताकत आ गया। दूसरे दिन मम्मी को मैंने बोला और एक पैकेट मुझे चाहिए। मम्मी ने और एक पैकेट मंगाया। वो 2 पैकेट होने के बाद मुझे थोड़ा सा ताकत आ गया। मैं वहां से उठा, घर पे कोई नहीं थे, सब लोग काम पे गए हुए थे। मैं उठा वहां से, सीधा बस पकड़कर, कुछ लगभग कुछ 18 16 17 18 किलोमीटर है हमारे गांव से त्रिशूर रेलवे स्टेशन तक। वहां पर आ गया, वहां पे आके रेलवे ट्रैक में अपना सर रख के सुबह करेंगे, ये प्लानिंग था मेरा। लेकिन आते आते, बस में आते आते, मुझे दिमाग में ऐसे एक बात आया कि मेरा भी केरला में आने के बाद HIV टेस्ट हुआ था। त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में मेरा HIV टेस्ट हुआ। वहां पर HIV पॉजिटिव करके मालूम पड़ने के बाद वहां के काउंसिलर मुझे ऐसे बातें की, मेरे से ऐसे बातें किया, मिस्टर विनोद, तुम वापस और एक बार आओ, तुम्हारा वापस और एक टेस्ट होगा, उसके बाद तुम्हारा दवाई चालू करेगा। लेकिन वो सब बात मेरे दिमाग में उस टाइम घुसा नहीं। लेकिन तब मैं मरने के लिए जा रहा था बस में, तब मेरे दिमाग में ये बातें ऐसे आने लगा। मैंने एक तैयारी, एक प्लानिंग किया, एक सोचा मैंने, चलो वापस क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज में जाऊं, जाकर वही काउंसलर से वापस मिले। वापस मैंने मेडिकल कॉलेज गया और काउंसलर से मिला। उन्होंने बहुत अच्छे काउंसलिंग मुझे दिया। उसमें मुझे मालूम पड़ा कि दवाई भी है, HIV एड्स का दवाई है, लेकिन पूरा तरह से ठीक नहीं होगा। लेकिन वो दवाई लेने से अपन अपना कमजोरी थोड़ा निकल जाएगा, अपने अंदर थोड़ा इम्यूनिटी पावर आ जाएगा, अपन सब लोग के जैसे अपन रह सकते हैं, जैसे लोग है दुनिया में वैसे हम भी रह सकते हैं, जी सकते हैं। तो थोड़ा दिमाग में आ गया, अच्छे से काउंसलिंग किया। मैंने सोचा अभी मरेगा नहीं, मैं जीऊंगा। उसी दिन वही हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। 18 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद मालूम पड़ा मेरे अंदर टीबी भी है। सिगरेट बहुत पीते थे, टीबी है। मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। टीबी का इलाज चालू हो गया, 1 साल पूरा टीबी का इलाज किया। उसके बाद मेरा ART ट्रीटमेंट, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ट्रीटमेंट, HIV का ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन मेरा चालू किया। बहुत हैवी डोज मेडिसिन है। वो मेडिसिन चालू करने के बाद शायद किसी किसी का मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, एक साइड पैरलेस हो सकते, आंखें के रोशनी चली जा सकते, किसी किसी का दिमाग काम नहीं करते, ब्रेन कंप्लेंट हो सकते, वैसे सब हो सकते हैं। वो मेडिसिन हैवी डोज है। इसलिए मुझे ऐसे काउंसलिंग मिला था, मेडिसिन लेने का बाद ज्यादा शरीर से मेहनत करने का, शरीर को थकावट देने का। तो वैसे मैंने भी मेडिसिन लेने के बाद एक केयर होम में मुझे भर्ती किया। HIV लोगों को रहने के लिए केयर होम बनाया हुआ था। एक कैथलिक RC बैकग्राउंड की, क्रिश्चियन की फादर लोग ने केयर होम बनाया हुआ था। उनकी केयर होम में मैंने को भर्ती किया। वहां पर कुछ 2 महीने वहां पर था मैं। मैंने बहुत, वो केयर होम के अंदर आश्रम में बहुत सारे जगह थे, वहां पर मेहनत करते थे। मेरा शरीर और उठा और अच्छा हो गया। लेकिन 6 महीना रात दिन मुझे नींद नहीं था, साइड इफेक्ट, मेडिसिन का साइड इफेक्ट था, दिन रात सोते नहीं 6 महीना। लेकिन वहां पे कुछ 2 महीना था मैं, 2 महीने के बाद थोड़ा रिकवर हो गया मेरा। उसके बाद वहां से छोड़ा, छोटा से काम ढूंढा मैंने, काम पे लग गया। फिर घर पे नहीं गया, लेकिन काम पे लग गया। काम पे लगने के बाद मैंने ऐसे एक प्लानिंग किया दिमाग में, मेरा जो भी पगार आएगा, मेरा आगे का जिंदगी HIV लोगों के लिए मैं जिएगा। पास्टर जी ने शुरुआत में पूछा आपने ये रास्ता कैसे चुना। मुझे एक चांस मिला जीने के लिए। मैंने भी प्लानिंग किया कि किसी को जानकारी नहीं, इससे कोई लोग मर जाते हैं, उसके लिए जिएंगे। मेरा धन, मेरा कुछ भी हो, मेरा शरीर, मेरा मेहनत, मेरा दिमाग, जो भी है मैं उनके लिए करूंगा। मैंने काम करने लगा। जो काम में से पगार मिलते थे, सीधा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आते थे। वहां आके वहां पे HIV पेशेंट कहाँ है ढूंढते थे, डॉक्टर लोग से पूछते थे, उनको जाके कुछ मदद, कुछ फ्रूट्स ला के देने का, उनका मेडिकल चेकअप, उनका कुछ ब्लड रिपोर्ट के पैसा भरने का, और उनको केयर होम में लेके जाने का, एम्बुलेंस बुला के, ये सब पैसा भी खर्च करने का काम मैं करने लगा। वैसे मेरा रोज का आना जाना हो गया, मेरा काम भी अच्छे से चलते थे। उस टाइम वही केयर होम में एक लेडी थी, आज मेरी वाइफ है वो, बीना। वो केरला की है, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट की है। कासरगोड मुझे केरला की बॉर्डर है, बैंगलोर और कर्नाटक और केरला की बॉर्डर है। वो भी HIV पॉजिटिव है। वो वही आश्रम में
वहां की स्टाफ नर्स थी। हमारे दोनों का मुलाकात हुआ। मैंने उनको बोला मेरे को शादी करने का मन है, उन दोनों क्यों नहीं शादी कर सकती। मैंने उनको बोला शादी इसलिए करना है कि तुम्हारा भी सोच मेरा भी सोच एक ही है, तुम भी यहाँ पर लोगों का सेवा कर रहे हैं, मेरा भी वही सोच है सेवा करने इनके लिए, तो ये दोनों सोच एक है, तो हम क्यों नहीं आगे साथ में क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। हम लोग दोनों ने प्लानिंग किया शादी करने का। तो वो कैथलिक वो अपना याकूब क्रिश्चियन की याकूब बैकग्राउंड की थी। उन्होंने मुझे बोला कि शादी करेंगे अपन, लेकिन एक बात है, विनोद को क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। म्हणजे उनके रिवाज के हिसाब से वो जो बैप्टिज्म म्हणजे ऊपर से जो पानी डालते हैं, ऐसे कैथलिक हिसाब से बैप्टिज्म करके तुमको हमारे जात में हमारे धर्म में आना पड़ेगा। मैं बोला कोई बात है, मैं आ जाऊंगा, कि मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, मुझे तेरे से मतलब है। वैसे हमारे जो केयर होम में एक चर्च के फादर थे, वो फादर हमारे बहुत अच्छे थे, हमारे अच्छे दोस्ती थे। उन्होंने बोला मिस्टर विनोद मैं तुमको शादी विधि का सब मैं करके देता हूँ। उनकी चर्च में मेरा शादी हो गया। शादी हो गया उसी दिन हमको सर्टिफिकेट वगैरह मिला। मेरा मम्मी और मेरी वाइफ की मम्मी दोनों आए शादी में, और शादी विधि हो गया। उसके बाद हम लोग साथ में रहना चालू किया। हमारा दिल में एक ही, हमारे दिमाग में एक ही थे, दोनों के दिमाग में, जितनी लोग HIV एड्स होने के बाद जो घर से निकालते हैं, जो ट्रीटमेंट नहीं है, उनको घर पे रहने को नहीं होते, उनको अपना रूम पे लेके आना, अपना घर पे लेके आने का, उनको मरने तक अपना साथ में रखने का, ये सोच से हम लोगों ने शादी किया, रहना चालू किया। कुछ दिन के बाद मेरी वाइफ मेरे से बिना बोल के पेंटेकोस्टल चर्च में जाती थी। कुछ लोगों से उनका मिलना जुलना हो गया। हर फ्राइडे मीटिंग में जाने का, वहां पर जॉब भी करती थी वो, जॉब करते करते वहां पर मीटिंग में जाने का, प्रेयर में करके आने का। लेकिन मुझे ये प्रेयर पसंद नहीं था, क्योंकि मैं RSS का एक शाखा प्रमुख बन के, अब मैं हमारे गांव में RSS में थे, मैं RSS की शाखा चलाते थे, और शिष्य छोटा बच्चे लोगों का बालक शाखा चलाते थे, शिष्य लोग मुख्य शिक्षक बन गए थे, और बड़े लोगों का शाखा तरुण शाखा चलाते थे। इससे मैं ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुझे बहुत दुश्मनी था, क्योंकि मैंने सुना है ऐसे क्रिश्चियन लोग यहाँ पे आके जात धर्म परिवर्तन करते हैं। इसलिए मुझे बहुत उन लोग से बहुत पीछे था मैं। लेकिन मेरी वाइफ जब ये पेंटेकोस्टल मीटिंग में जाने लगे, मुझे नहीं मालूम, अचानक एक बार मेरी वाइफ के एक दोस्त है लेडी सहेली, उनकी हस्बैंड वो भी HIV पेशेंट था। त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा एक बस स्टैंड है यहाँ पर, शक्तन स्टैंड, वहां पर कीड़ा पड़कर बस स्टैंड पे पड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत बेकार था। वो रो रो के मेरी वाइफ को बता रहे थे ऐसा ऐसा है, मेरा हस्बैंड एकदम गया हुआ है, कभी भी मर सकते हैं। मैंने उनको क्या बोला, मेरा नंबर दे दो, मैं देखूंगा उनको मेरा घर पे लेके आया। और नंबर 1 चोर भी, नंबर 1 फ्रॉड भी था वो, कुछ भी हो, वो HIV था, इसलिए उनको अपना घर पे लेके आया। उनका तो वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह किया, उनको दवाखाने लेके गया, उनको भर्ती किया, उनका ART ट्रीटमेंट चालू करवाया। ये सब करके आस्ते आस्ते उसको थोड़ा थोड़ा अच्छे इंसान बनाना शुरू किया। उतने में मेरी वाइफ जिधर प्रार्थना में जाते थे, वहां से कुछ ब्रदर लोग हमारे घर पे आए। मुझे नहीं पता कि इन लोग प्रार्थना वाले घर हमारे घर पे बहुत प्यार से मुझे बोलने लगा, विनू ब्रदर, ये जो तुम्हारे साथ में दोस्त है उनका नाम है कन्नन, कन्नन को 3 दिन का एक प्रेयर मीटिंग चालू है, वहीं रहने का, 3 दिन वहां रहने का प्रेयर मीटिंग चालू है, प्लीज वो मीटिंग में अगर कन्नन को लेके जाएगा, कन्नन एकदम से ठीक हो जाएगा। मैंने उनको पूछा, ये भाई साहब जब भी कुछ दिन बस स्टैंड में कुत्ते के जैसे पड़े थे, तभी तुम लोग किधर थे, तुम लोग कोई नहीं आए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने उनको ठीक है तुम लेके जाओ, तुमको अच्छा लग रहा है तो लेके जाओ। लेकिन जो मेरे साथ मेरा दोस्त था, दोस्त ने मुझे ऐसा बोला, विनोद अगर तुम आएगा तो ही मैं जाएगा, तुम है मेरा भगवान। तो मैं रास्ते में था, कोई मुझे मेरे पास आया नहीं, तुम मुझे उठा के लेके आया, तुमने मुझे ठीक किया, इसलिए तुम मेरा भगवान है। तो तुम आएगा साथ में तो मैं जाएगा। मेरा दोस्त के लिए मैं वो 3 दिन का प्रेयर मीटिंग में जाने के लिए प्लानिंग किया। वैसे 3 दिन वहीं रहने का, 3 दिन वहां रहने का शुरू किया हम लोग। 1.5 दिन हो गया, 1.5 दिन मीटिंग के अंदर ही है, 1.5 दिन। तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था मुझे रहने के लिए एक रूम चाहिए, मैं मीटिंग में नहीं आएगा, वो मीटिंग में आएगा, मुझे खाने के लिए वहां पर सब बंदोबस्त करके देना चाहिए। उन लोग जैसे
बोला था वैसा सब कुछ मुझे करके दिया। लेकिन 1.5 दिन की बाद मीटिंग नीचे चालू है, 1.5 दिन के बाद मैं नीचे आया मीटिंग पे, एकदम पीछे का कुर्सी पे आके बैठ गया। वहां पे जो प्रभु की दास, जो प्रभु की वचन बोलते हैं, वचन में ऐसे उन्होंने कहानी जैसे बताने लगा, एक परिवार को कैसे आगे लेके जाना है, एक परिवार को कैसे आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को कैसे संभालना है, अपने हाथ में जो पैसा उसको कैसे अपने वापरना है, ये सब बाइबल में लिखा है बोल के बहुत अच्छे से वो कहानी बताना शुरू किया। मैंने सोचा इतनी अच्छी है ये कहानी, तो ये बाइबल में है करके भी बता रहे। ये भाई साहब ने, ये प्रभु की दास ने बताया, ये सब बाइबल में लिखा है। मेरा सोच में ये आ गया, इतनी अच्छी अच्छी बात बाइबल में लिखा है, तो क्यों नहीं यहाँ के क्रिश्चियनी लोग क्यों नहीं सुधर रहे। मेरे मन में ये आया कि इन लोग क्यों नहीं सुधर रहे, इनकी बाइबल में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, इन लोग क्यों नहीं आगे सुधर रहे, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। बाद में मुझे थोड़ा डाउट आने लगा, ये झूठ बोल रहे हैं, ये बाइबल में है क्या नहीं देखने के लिए, पता करने के लिए मैंने बाइबल उठाया। लेकिन बाइबल उठाने के बाद भी, क्योंकि जो बाइबल में जो लिखा हुआ वैसे वैसे के ना क्रिश्चियन को हम कभी देखा नहीं। जी जी पास्टर जी, आपने जब सही। बॉम्बे में मैं पहले बार आया ना, मैं हम्म, किराए के लिए रूम लेने के लिए काफ़ी लोगों के पास गया, तो उन्होंने मुझे पूछा कौन सा जात का है, कौन सा धर्म का है, कहाँ का है। मैं बोला केरला वाला है, क्रिश्चियन है। तो तुरंत मुझे ये पूछते था, तो क्रिश्चियन है तो दारू पीने वाला है। क्योंकि बॉम्बे में क्या सोचे मालूम है, क्रिश्चियन बोलेगा तो थोड़ा बहुत दारू पिएगा। मैं बोला मेरा जिंदगी में कभी दारू का टेस्ट भी क्या है मुझे जानता नहीं, मैं कभी धूम्रपान किया नहीं, कभी दारू पिया नहीं। फिर भी क्रिश्चियन जो नाम सुनने का नाते से लोग सोचा ये भी वो क्रिश्चियन दारू पीने वाला व्यक्ति है। क्यों मालूम है, क्योंकि हमें जानते हैं बाइबल में जो लिखा हुआ बातों को जानता नहीं है, मानता नहीं है। वैसे नामधारी लोग है एक अच्छा शतक क्रिश्चियन। अब बोले बराबर इसलिए बराबर। वो बात को आपने क्या ना बताई, इसलिए मेरे याद में आया, इसलिए मैं बीच में आके कहा। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने वो प्रभु की दास ने बताया कि बाइबल में ये सब लिखा है। मुझे थोड़ा शक आ गया, बाइबल में ऐसा हो ही नहीं सकते, क्योंकि बाइबल में ऐसा है तो इन लोग क्यों नहीं बदल रहे। तो मैंने बाइबल खोलना शुरू किया, मैंने बाइबल खोला, लेकिन मुझे ये जो प्रभु की दास ने बताया वहाँ वचन मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने वो, मुझे देखना था, अगर नहीं दिख रहे तो मुझे गुस्से से मैं वहां पर दो चार गालियां उनको बोलेंगे, वो हिसाब से मैंने बाइबल खोला, लेकिन बाइबल में वो वचन नहीं दिखा। लेकिन मुझे इतना भरोसा हो गया कि उसके अंदर वो प्रभु के दास ने बोला वो वचन है। कैसे भरोसा हो गया, एकदम आगे जो बैठे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे एकदम आगे, वो बच्चे वो बाइबल में से वो वचन उठाकर पढ़ते थे, जोर जोर से पढ़ते थे। मुझे इतना विश्वास हो गया कि वचन है इसके अंदर, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे निकालना नहीं आ रहा है। वो मीटिंग की इंटरवल हो गया, मुझे चाय के लिए, टी के ब्रेक हो गया, मैं चाय पीने के लिए बाहर आया, वहां पर चाय भी है। चाय पीने के लिए जब आया वहां पर चाय पिया, वहां से तुरंत वापस हॉल के अंदर बैठने का था। जैसे मैंने हॉल के अंदर ऑडिटोरियम के अंदर एंट्री मारने के लिए मैंने चप्पल बाहर रखा, उसी वक्त वहीं खड़े रखी, मैंने फर्स्ट टाइम प्रभु से प्रार्थना किया। मैंने कैसे प्रार्थना करना मुझे नहीं आता है, लेकिन प्रभु को मैं इतने बोला, प्रभु मुझे आपका जो वहां पर जो दास है, वो दास वहां पर जब भी बाइबल की वचन बोलते हैं, वो वचन निकालने के लिए मुझे ताकत दो। मैंने कृपा दो करके नहीं बोला, मैंने बोला मुझे ताकत दो। मुझे प्रार्थना करना नहीं आती थी, इतने ही मैंने फर्स्ट टाइम प्रभु से मांगा है, प्रभु मुझे वचन निकालने के लिए ताकत दो। तो इतना प्रार्थना अपने मन के अंदर कर कर मैं हॉल के अंदर आया, एकदम पीछे बैठता था मैं, लेकिन अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम पीछे बैठा हुआ, मैं वहां से बाइबल लेके एकदम आगे आ गया, जैसे बच्चे लोग बैठे वहां पर आके, वहां पे एक कुर्सी, खाली कुर्सी कुर्सी था, वहां पर आके बैठ गए। प्रभु की दास आ गया, प्रभु की दास बाइबल के वचन संदेश बोलना चालू किया। वहां पर बाकी का 1.5 दिन वो मीटिंग खत्म होने तक प्रभु के दास लोग जो भी वचन बोलते थे, जो भी बाइबल में से वचन बोलते थे, वो वचन पूरा पढ़ते, मैं ही पढ़ता था, कि मुझे पता नहीं। प्रभु की दास मत्ती की किताब बोलते ना, मैं जैसे आंखें बंद करके निकालते थे, मत्ती की किताब आ जाते थे। वो बोलेंगे 18 अध्याय, मेरे हाथ में 18 अध्याय, 17 वचन, 17 वचन। वैसे प्रभु ने मेरे फर्स्ट प्रेयर, मेरे मन के अंदर किया वो प्रेयर को प्रभु ने मुझे उत्तर दिया। मैंने
मेरा विश्वास बढ़ने के लिए, मेरा विश्वास आने के लिए दूसरा क्या है, कुछ भी जरूरत नहीं था। मैंने वो 3 दिन का मीटिंग में मैंने गवाही दिया। वहां पर माइक लेके मैंने बोला, मीटिंग खत्म होने पर मैंने बोला कि मैं ये प्रभु को स्वीकार करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे भगवान लोग थे मुझे, लेकिन किसने मेरा बात, मेरे आवाज, मेरा प्रार्थना नहीं सुना, लेकिन मेरे मन के अंदर बोला हुआ बात को ये प्रभु ने सुना। मुझे बाइबल खोलना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता, लेकिन इतने समय के अंदर प्रभु ने मुझे बाइबल के वचन पढ़ने मुझे सिखाया। बहुत खुशी से मैं और मेरा दोस्त दोनों वहां से आ गया। लेकिन घर पे आने के बाद घर पे बैठकर हम लोग मैं और मेरी वाइफ और मेरा दोस्त, हम लोग तीनों बैठकर शाम का टाइम पे दिया बत्ती के टाइम बोलते ना, अपना हिंदू लोग में दिया बत्ती का टाइम बोलते, दिया बत्ती के टाइम पे अपने घर पे बैठ के खाना खाने का जो ताट है, स्पून, प्लेट और स्पून लेके आके बजाने का और अपना प्रभु के गाना गाने का, उधर बैठ के बजाते रहने का। तो उतने में बोलते ऐसे प्रेयर करते 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 मेरे मन में ऐसे पवित्र आत्मा ने ऐसे बताया कि तुमने जो भी तुम्हारी वाइफ को झूठ बोलकर तुमने बहुत कुछ किया है ये घर के अंदर, तुम्हारे वाइफ को बताओ। क्योंकि मेरे वाइफ जब भी उनके उनके गांव जाने के बाद, उनकी मम्मी के पास जाने के बाद, मैं मेरा दोस्त लोग सबको बुलाकर अपना घर पे पत्ता खेलते थे। तो प्रभु ने मुझे बताने लगा, मेरे वाइफ को मैंने बोला कि तू जाने के बाद हम लोग ऐसा घर पे पत्ता खेलते थे। इतना बोल दिया तो रात को मेरी वाइफ बहुत गुस्सा किया और रात पूरा घर पे झगड़ा हो गया। तो हम लोग 3 दिन का प्रेयर मीटिंग करती करके आया हुआ था, उस दिन बहुत झगड़ा हो गया। दूसरे दिन से मैंने बोला मेरे को ये प्रभु नहीं चाहिए, मैं वापस हमारा जो भी भगवान है उसमें जाएगा। वापस प्रभु के दास लोग घर पे आया, काउंसलिंग किया, वापस हमको फैमिली को इकट्ठा किया, प्रार्थना किया हमारे लिए। उसकी आगे फिर हम प्रभु में आगे बढ़ते गया। हम लोगों ने मन में लिया एक अच्छे से घर लेंगे, वहां पे अपने 6 भी लोगों को लेके आएंगे, उनको साथ में रखकर हम जो खाएंगे उनको खिलाएंगे और उनको ही प्रभु के वचन सुनाएंगे। हमने कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया, कहीं नहीं गया। हम लोग बाइबल सवेरे सवेरे उठ के बाइबल पढ़ते थे, घर में प्रार्थना करते थे। कभी कभी रात को 2 बजे 3 बजे प्रभु आके उठाते थे, मेरा नाम पुकार कर प्रभु उठाते थे और मेरे को रूम में से बाहर लेके आकर अपने हॉल पे, घर के हॉल पे लेके आकर बाइबल खोलने को बोलते थे। रात को 2 बजे प्रभु बाइबल खोलकर मुझे सिखाते थे। सीख सीख के आगे गए। हम लोग ने बहुत बड़ा एक मकान लीज में लिया, मुझे भाड़े पे लिया। तो भाड़े देने की जरूरत नहीं है वहां पर, अपन कुछ 3 लाख रुपए भरेंगे तो अपन को भाड़े की जरूरत नहीं है। जब अपन छोड़ के आएंगे तो 3 लाख अपने वापस दे देंगे पैसा। वैसे एक मकान लिया, उसमें बहुत सारे रूम थे। हमारे HIV एड्स पेशेंट लोग को वहां पे हम लाके रखना चालू किया है। जैसे कि हॉस्पिटल में लास्ट स्टेज हो गया, जैसे कि अपना कैंसर के 4th स्टेज होते हैं, दवाई बंद कर देते, वैसे लास्ट स्टेज HIV का होते, वैसे लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते। उनके घर वाले उनको लेके नहीं जाते, घर वाले हॉस्पिटल में एडमिट करके भाग जाते, फिर लेके नहीं जाते। तो वैसे लेके नहीं जाते, वैसे लोग बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में होते, उनको हम लोग हमारे घर पे लेके आते हैं। कुछ 1 दिन 2 दिन का मेहमान रहते हैं हम लोग, उसके बाद ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। वैसे लोगों को अपना घर पे लेके आकर हम लोग उनको प्रभु के वचन सुनाते, उनके साथ में हम लोग रहना चालू किया। बहुत खुश होते थे हम लोग। वैसे कुछ 30 लोग, करीब 30 लोग हमारे घर पे रहते थे। बहुत बड़ा जगह थे, आजू बाजू में घर नहीं थे, इसलिए हमको बहुत अच्छे थे। बाजू में दरिया था, तो इसलिए अच्छे अच्छे मौसम भी, क्लाइमेट भी अच्छे थे वहां के। लेकिन हमारे पास सिर्फ खाने के लिए कुछ नहीं था। हमारा पास शरीर है, हम मेहनत करने तैयार, लेकिन खाने के लिए नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, इतना ही प्रॉब्लम था। जो चावल मिलते थे वो चावल से हम लोग कंजी बनाते थे, केरला में कंजी बोलते हैं, और कंजी बनाते थे। और अपना पपैया, जो हिंदी में पपाई बोलते हैं, पपाई का कच्चा पपाई मिलते हैं, उसको बारीक बारीक कटिंग करके उसका सुक्का भाजी बनाते थे। और उसके भाजी और कंजी, ये दोनों 2 टाइम पी के हम लोग 30 दिन निकालते थे। वैसा कर करके कुछ साल, 1 1.5 साल आगे गया। उतने में बहुत छोटी उम्र में माँ बाप से, माँ बाप जब अच्छे भी थे, माँ बाप जब माँ के पेट में थी, पेट से भी बाहर आया बच्चा, वो बच्चा HIV हो गया था। माँ बाप ऑफ हो गया, लड़की और छोटी बच्ची थी, वो बच्चे HIV थी। माँ बाप ऑफ होने के बाद उनके परिवार कोई भी उसको नहीं संभाला, उसको जाने का कोई रास्ता नहीं था। उनको किसी ने तो मेरा नंबर दिया, एक ब्रदर है विनोद नाम का, उन ऐसे अच्छे भी लोगों को संभालते, बोला। जब तक उनका थोड़ा उम्र भी हो गया था, उसका 12वीं कंप्लीट हो गया था उनका, वो बीकॉम पढ़ने लगे थे। उस टाइम उसने
मेरा नंबर मिला और नंबर में फोन करके हमारे घर पे आ गया। हमारे घर पे वो भी अच्छे ही पॉजिटिव है, हमारे घर पे रहना शुरू किया। ऐसे हम लोग 30 मेंबर थे। अचानक अपने घर पे एक 80 उम्र का एक ब्रदर था, उनका डेथ हो गया। क्योंकि क्योंकि कुछ 2 दिन का टाइमिंग दिया था डॉक्टर लोग ने, तो हफ्ता भर अपना साथ में थे। वो डेथ हो गया तो लोगों ने, आजू बाजू वाले सब लोगों ने बवाल किया, इन लोगों ने कुछ जादू टोना करके उनको खत्म मार डाला है। पूरा पुलिस के इंक्वायरी आ गया, पूरा घर पे पूरा रेड हो गया, पूरा घर हमको सबको निकाल दिया वहां से। आजू बाजू वाले सब लोग ने परेशान किया, पुलिस वाले ने आजू बाजू सब गांव में सबको बोल दिया कि इन लोग सब एड्स पेशेंट है, जितने हैं इसके अंदर सब एड्स पेशेंट है। गांव वाले सब डर गए, इतनी लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारे वहां पर पानी देना मना हो गया, वहां पर दुकान से सामान लेना वो भी मना कर दिया। कुछ ज्यादा साल नहीं हुआ है, कुछ 2000, कुछ 2012 की 13 की बात कर रहा हूँ मैं, 2012-13 की बात कर रहा हूँ। सब सब लोग ने मना कर दिया। किसी से भी हमको पानी नहीं मिलते थे, बौड़ी से राशन पानी दुकान से नहीं मिलते थे। ऐसे हो गया। और वहां पे सब लोग ने, आजू बाजू वाले हमको भगाने के लिए, वहां पे सब लोग ने ऊपर से जैसे अपन मास्क पहनते वैसे काला कपड़ा पहनते वहां पे एक रैली किया लोग ने हमको वहां से भगाने में। फिर घर के मालिक बोला तुम्हारा पैसा देता तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तो हम लोग ने उस टाइम सब पेशेंट लोग अपना अपना घर पे छोड़े, उनको बोले अपने खुद का एक घर होने के बाद सबको बुलाएंगे। सबको छोड़ दिया, लेकिन वो लास्ट में जो आई लड़की, उनकी नाम है दीबा, वो नहीं गई। वो बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। मैं और मेरी वाइफ और वो बच्चा, हम लोग तीनों मिलके वहां से, अपने पास कुछ भी सहारा नहीं था दूसरा, घर बंद किया, वहां से आ गया। थोड़ा बहुत आगे आकर, कुछ 25 किलोमीटर आगे आकर छोटा सा एक रूम भाड़े पे लिया, वहां पर रहना शुरू किया। जब से मन में एक चिंता आ गया, प्रभु के लिए सेवा करना है। लव फिश नाम से हमने एक रजिस्टर किया गवर्नमेंट की हिसाब से, लव फिश क्रिश्चियन चैरिटेबल सोसाइटी बोल की एक रजिस्ट्रेशन किया अपना मिशनरी में, अपना मिशन मिशन फील्ड को। इसमें लव फिश बोल के नाम डाला, हमने शुरू किया। ये शुरू करने का एक वजह यह था कि बहुत सारे लोग हैं HIV लास्ट अंत में हो जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, घर वाले नहीं, दवा नहीं, हॉस्पिटल को नहीं चाहिए, डिस्चार्ज कर देते, कहाँ जाएगा, मरने तक रहना है लेकिन किधर। वैसे लोगों को अपना घर पे रखने का वो एक लक्ष्य के हिसाब से हमने मराठी में मजा घर, हिंदी बोलते मेरा घर, ऐसा एक नाम डाला हमने। एक केयर होम बनाएंगे हम केरला में, कहीं भी हो जगह मिलेगी वहां पर एक केयर होम बनाएंगे, उसका नाम रहेगा मजा घर, है तो मेरा घर। कोई भी पेशेंट वहां पर आएगा, वो आश्रम में नहीं आता, वो अपना घर पे आता है। अपना घर पे उसको कैसे कितना स्वातंत्र है वो सब वहां पर उसको मिलेगा। वो कभी उसको लगेगा नहीं कि ये मैं किधर आश्रम में आया है, मेरा घर पे आया। उसका नाम भी रहेगा मेरा घर। वैसे एक आश्रम बनाने का प्लानिंग हमने किया, उसके लिए वैसे लोगों को प्रभु में लाने का सोचा हम लोग। हमने लव फिश नाम से एक चैरिटेबल सोसाइटी रजिस्टर किया। उसमें मेरा वाइफ और मैं, उसने मेरे हमारे लड़की, जब तक वो आई थी वो लड़की हमारे लड़की बन गई। वो बोले तुम लोग मेरा पापा है, मेरा मम्मी है। हम लोग साथ में मिलकर वो मिनिस्ट्री का आगे बढ़ने शुरू किया। वो मिनिस्ट्री आज तक त्रिशूर में 8-10 जगह पे वो मिनिस्ट्री चल रहे हैं। और केरला के कासरगोड जिले में, त्रिशूर जिले में, पालक्काड जिले में 3 जगह में है मिनिस्ट्री। कुछ लगभग 400 के ऊपर लोग त्रिशूर में है। और कुछ लोग बैप्टिज्म लिया, यहाँ पर त्रिशूर में चर्च चालू है, और कासरगोड में चर्च चालू है। और पूना मिशन बोल के, पुणे लव फिश पूना मिशन के नाम से पुणे में हम लोग ने 2 साल पहले शुरू किया। वहां पे कुछ 60-70 लोग थे वहां पे। अभी गए साल से सभा आराधना चालू किया वहां पे। दूसरा एक पुनः सेकंड ग्रुप की एक मीटिंग शुरू किया गया साल। अभी ये साल से नया तीसरा ग्रुप का मीटिंग भी वहां पर शुरू किया है। इतना है, पुणे में सेक्स वर्कर लोग का ग्रुप चालू है, और ट्रांसजेंडर्स लोग का ग्रुप चालू है, HIV एड्स का ग्रुप चालू है, और छोटे HIV बच्चे लोग का भी ग्रुप चालू है। केरला में भी HIV लोगों का ग्रुप चालू है, और ट्रांसजेंडर्स, सेक्स वर्कर्स और विडोस, इतने लोगों का भी मिला के यहाँ पर भी चालू है। क्योंकि सेक्स वर्कर लोग क्यों लिया है, उन लोग जब ये जो करते हैं उसमें तो HIV आ सकता है। उनको अगर सही रास्ते पे लाएंगे, उनको भी दुनिया अलग नजर से देखते, उनको भी अगर लाएंगे, उन लोग भी प्रभु को अगर मिलेंगे, तो उनका लाइफ भी, उनकी दुनिया, उनके घर, उनकी फैमिली सब सुधर जाएंगे, और उनसे दूसरे को HIV नहीं मिलेगा। इसलिए उनको भी लाया है।
ट्रांसजेंडर्स को भी लाया है। वैसे अपना मिनिस्ट्री लव फिश नाम से प्रभु ने दिया है। प्रभु की कृपा आज सब जगह चल रहा है। हमारे मन में ये है कि पूरा केरल के अंदर था, अभी अपना मिनिस्ट्री हमने आगे बढ़ाया और हमने सरकार से रिक्वेस्ट कर कर उसको ऑल इंडिया कर दिया है। लव फिश ऑल इंडिया, ऑल इंडिया हम लोग सोच रहा हूँ कि जैसे जिधर जिधर प्रभु बोलेंगे वहां सब लव फिश नाम से प्रभु की सेवा करने का, अच्छे ही लोगों के बीच में प्रभु की सेवा करने का। प्रेज लॉर्ड पास्टर जी, बहुत बहुत एक अलग तरह का एक गवाही हमने सुना। देखो, मैं दर्शकों से कहना चाहता, कोई आके खुला बताएगा नहीं मैं HIV पॉजिटिव था, इसे कोई कहने का हिम्मत रखेगा नहीं। पास्टर जी ने इतना बातों खुला इसलिए बताया क्योंकि उसका ये अनुभव से काफ़ी लोगों के पास ये खबर पहुंचेगा। HIV एक व्यक्ति को आया, फिर भी उनको उम्मीद है, सब कुछ नष्ट हुआ नहीं और उनको भी एक साधारण जिंदगी बिता सकते, बाकी लोग जी रहे वैसे एक हेल्थी जीवन है ना। बस आज का ज़माना में हेल्थी रहने का मेडिसिन से अगर केयर देगा तो आप एक साधारण जीवन बिता सकते। ये सब होने के बाद में पास्टर जी ने एक बहन के साथ में, जो उनकी पति पहले ही HIV के कारण से मर चुका था, उस जो बहन को शादी किया और जो HIV पकड़ के पास्टर जी के घर में आया एक छोटा लड़की, उनको फिर साथ में काफ़ी दिन साथ में रहा और एक बेटी का रूप में गोद लिया। सही है ना पास्टर जी? अभी आपका बेटी है वो, जी 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 आपका जी। बेटी है तो वो। उनको परिचय कराता हूँ। आप उन हाँ लोगों को बुला सकते हैं, जैसे मैं बात करते रहेगा वो लोग भी आ सकेगा। अच्छा अच्छा, प्रेज गॉड प्रेज गॉड। ये दीपा पास्टर जी का बेटी है, बेटी है, बेटी। पास्टर जी का बेटी है। पास्टर जी हिंदी समझते हैं आप? आपका बेटी जी बात जी, कर हिंदी हिंदी सकते हैं? समझते हैं। ठीक है, आपकी नाम जरा बताइए ना। दीपा। दीवा। देखो दीवा पास्टर जी का बेटी है, बहुत छोटी उम्र में पास्टर जी के पास आया। दीवा का मम्मी पापा भी इसी कारण से दुनिया छोड़ के गया था ना, हाँ। बहुत छोटे उम्र में। कितना कितना साल आपकी थी तभी? तीन। मैं थर्ड स्टैंडर्ड में स्टडी में। थर्ड स्टैंडर्ड में था। मैं प्रभु हाँ। को धन्यवाद देना चाहता, बहुत छोटी उम्र में ऐसे एक अनुभव हो गया। तीन थर्ड स्टैंडर्ड में था तभी मम्मी पापा गुजर गया। हाँ। ओ, लेकिन पास्टर जी के पास आया और ऐसे एक संस्था मिला, इस कारण से जीवन में कुछ उम्मीद आया। हाँ। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता। मुझे देखो हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा चलेगा चलेगा, क्योंकि देखो हम सभी लोग केरला से, मैं भी केरला वाला हूँ, आप सभी लोग केरला से। मैं तारीफ करना चाहता आप लोगों को, क्योंकि केरला में होके भी आप लोग इतना हिंदी समझते, हिंदी में थोड़ा बहुत बात करने का कोशिश करते। साउथ हो नॉर्थ हो, हम सभी लोग भारतीय है, हमें थोड़ा थोड़ा हिंदी साउथ वाले को भी आजकल क्या ना जानते हैं और हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे जो भाषा हमें जानते उस भाषा से इस अनुभवों को आपके पास पहुंचाने के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ पास्टर जी, अपना ये प्रोग्राम सिर्फ भारत में नहीं है, भारत का बाहर, नेपाल में, बांग्लादेश में, भारत का जो पड़ोस का जो देशों में, नेबरिंग कंट्रीज है, सब जगह में अपना ये जो प्रोग्राम जा रहे। मुझे कभी उधर से सब के ना कॉल आते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता। हिंदी ऐसे एक माध्यम बन गया, अलग अलग देशों को मिला के हमें इस माध्यम का द्वारा हम गवाही बोल पा रहे। पास्टर जी और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जो आपने पहले बोला आप HIV पॉजिटिव था, आपने आपने दवा उपयोग किया, लेकिन अभी आपका स्टेटस क्या है? क्योंकि ये भी प्रभु का महिमा के लिए मैं बोलना चाहता। हाँ। जरूर 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 जरूर। मेरा कुछ 10 साल पहले, 10 साल करीब 10 साल हो गया। मैं एक प्रेयर मीटिंग में थे उस टाइम, 3 दिन का फास्टिंग मीटिंग थे उस टाइम। प्रभु ने मुझे बोला कि तुम अभी दवा लेने का जरूरत नहीं, तुम दवा बंद करो। ART ट्रीटमेंट ऐसा है कि वो कुछ दिन भी नहीं बंद कर सकते। कुछ लोग ड्रिंक्स के साथ में लेते थे। मैंने देखा है ये जो ART ट्रीटमेंट लेने के बाद कितने लोग मेरे सामने मर गए। मेडिसिन ठीक से नहीं ले पाया तो लोग मर चुके, बहुत सारे लोग मर गए। तो हमारे जो लड़की है अभी पहचान, अभी परिचय करवाया, उनकी उम्र है 34, 34 साल की है। 34 साल से HIV पॉजिटिव है, 34 साल से। मतलब ऐसे तो उनकी जन्म से होगा। जन्म से माँ के पेट से जब बाहर आए जब से HIV पॉजिटिव।
34 साल से वो HIV पॉजिटिव। मुझे लगता नहीं है कि हिंदुस्तान में 34 साल के कोई HIV पॉजिटिव वाले दूसरा कोई है। मैंने बहुत सारे जगह पे देखे, लेकिन इतना साल के मैंने देखा नहीं। 34 साल से पॉजिटिव है। लेकिन मेरा 10 साल पहले प्रभु ने मेरे कान पे, जो प्रेयर मीटिंग के बीच में मेरे कान पे बोला, तुम मेडिसिन स्टॉप। उस दिन मैंने मेडिसिन स्टॉप किया। आज तक मैंने मेडिसिन लिया नहीं। अभी मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु, बाइबल में कहते हैं प्रभु को सब साध्य है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। प्रभु उस टाइम कुष्ठ लोगों को भी प्रभु चंगाई देते। प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास होना जरूरी है। मुझे प्रभु ने चुना है इनके बीच में काम करने। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि मुझे वो बीमारी आया अच्छा ही हुआ है। मुझे एक नया लाइफ, नया जिंदगी मिला। दुनिया में कैसे जीना है प्रभु ने मुझे सिखाया। खुशियां मिला बीमारी आने का बाद, HIV पॉजिटिव होने का बाद, प्रभु से मिलने के बाद मुझे खुशियां मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कभी HIV पॉजिटिव अगर नहीं होता, मैं शायद प्रभु से नहीं मिल पाता। आज इस प्रभु ने चैनल में नहीं बैठने वाला था। जी प्रभु, जरूर जरूर जरूर, इस चैनल में कभी नहीं आ पाता। आप भी बॉम्बे में रहने वाला था, मैं भी बॉम्बे में रहने वाला था। आप अपना क्या बोलते, बॉम्बे साइड में किधर कुछ काम करके, नौकरी करके ऐसे ही जीने वाला था। Praise the Lord। लेकिन HIV पॉजिटिव हुआ, बहुत सारे रिलेशन मिले मुझे, बहुत सारे बड़े भाई लोग मिले हमारे। जब खून के रिश्ते भी इतने नजदीक नहीं आते वैसे मिले। और प्रभु ने मुझे पूरे तरीके से चंगाई दिया है। कुछ भी मेडिसिन नहीं लेते। आज अपना मिनी मिशन के लिए हर जगह भागत दौड़, हर महीने पुणे में आते। यहाँ पर भी हर दिन का यहाँ पर प्रेयर मीटिंग है, अपना सभा आराधना है। पुणे में भी सभा है। वहां पर एक मिशनरी अपना पास्टर रॉबर्ट, वहां पर केरला वाला ही है, वहां पर अपना पास्टर है। और कासरगोड में भी प्रभु की दास है। वहां पर 3 जगह पे अपना आराधना चल रहा है। लेकिन मुझे हमारे लोगों को ये बताना है, प्रभु को सब असंभव नहीं है, संभव है। हमको असंभव है, लेकिन प्रभु को संभव। प्रभु सब कुछ ठीक कर सकते। विश्वास होना जरूरी। आमेन। तो धन्यवाद पास्टर जी। तो ये जो 10 साल बाद पहले आपने ये जो मेडिसिन बंद किया, उसके बाद में कभी टेस्ट किया, कभी वायरल टेस्ट, ऐसे कुछ वायरल काउंट जो होते हैं? यहाँ पर पास्टर जी, मैंने मेडिसिन शुरू करने से पहले, कुछ साल की पहले की बात कर रहा हूँ, मेडिसिन शुरू करने से पहले मैंने मेडिसिन के बारे में पढ़ना शुरू किया। यहाँ पे किताब, बहुत सारे किताबें केरला में मिलते हैं मेडिसिन। कोई भी हो, अपने बीमारी की इलाज के बारे में कभी कोई पढ़ते नहीं, सीखते नहीं। लेकिन HIV का मेरे को सीखने को ऐसा मौका मिला, बुक्स मिला। जब भी मैं केयर होम में थे तभी मैंने पढ़ा, तो मुझे मालूम पड़ा कि मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं और मेडिसिन कभी बंद नहीं कर सकते। और मेडिसिन टाइम टू टाइम लेना पड़ता है। ये मेडिसिन टाइम टू टाइम, जैसे कि 9 बजे आप मेडिसिन लेते हैं तो बराबर रात को 9 बजे वापस लेना पड़ता है, क्योंकि 12 घंटे का इसका ट्रीटमेंट पावर होता है। आजकल का मेडिसिन जो है, नया मेडिसिन आया है, वो 24 घंटे का मेडिसिन है। बराबर सवेरे 9 बजे लिया, दूसरे दिन सवेरे 9 बजे लेना पड़ता है। ये मेडिसिन से लोगों को पता नहीं है कि मेडिसिन काहे के लिए खाते। बीमार की, बुखार की मेडिसिन अपन क्रोसिन लिया तो बुखार चली जाती है, एंटीबायोटिक लिया तो चली जाते, लेकिन ART ट्रीटमेंट लेने से HIV वायरस चली नहीं जाते। HIV वायरस को उनको सुला देते, मतलब उनको बेहोश कर देते। अपना शरीर में वो प्रवृत्ति नहीं करते, बेहोश हो जाते। तो उसमें साधारण लोगों का शरीर कैसे, वैसे हमारा भी शरीर रहते। हम मेहनत कर सकते हैं, हम अपना जिंदगी आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो HIV वायरस रहेगा, वायरस बेहोश रहेगा, वैसे है। तो मुझे पढ़ने से मालूम पड़ा, ये ART मेडिसिन लेने से यही होते है कि शरीर में HIV वायरस बेहोश रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो भर्ती नहीं होएगा। वो इतना मुझे मालूम पड़ा। और दूसरी बात यह है, ART ट्रीटमेंट कुछ साल लेने के बाद, म्हणजे ART, ये जो HIV की जो टैबलेट कुछ साल लेने के बाद, उनका अगर मेडिकल टेस्ट करेंगे, HIV टेस्ट करेंगे, तो रिपोर्ट HIV नेगेटिव आते, म्हणजे HIV नहीं है उनको, वैसे रिपोर्ट आती है। क्योंकि डॉक्टर लोग बोलते हैं वो मेडिसिन की साइड इफेक्ट है। वो HIV वायरस दिखाते नहीं, लेकिन HIV वायरस है लेकिन दिखाते नहीं। वैसे एक पढ़ाई भी है और डॉक्टर लोग भी वैसे ही मानते हैं। इसलिए अगर अभी मेरा एक टेस्ट करेंगे तो HIV नेगेटिव आते ही, नेगेटिव ही आते, लेकिन डॉक्टर लोग मानते नहीं। यहाँ के डॉक्टर लोग नहीं मानते। वो लोग बोलते हैं ART ट्रीटमेंट जिसने लिया है उसका HIV नेगेटिव दिखाता है, उसका मतलब वो HIV उसकी वायरस में नहीं है, शरीर में नहीं है करके नहीं, HIV वायरस है लेकिन दिखाता नहीं।
इसे लोग, यहाँ के डॉक्टर लोग नहीं मानते। थैंक यू पास्टर। डॉक्टर लोग माना ना माना, आप पिछले 10 साल से आप तंदुरुस्त थे, आपको कोई इफेक्ट उसके बाद में आया नहीं। मैं आपका पहले का फोटो देखा है, जैसे आप ट्रेन में वापस केरला जा रहे हैं ना, उस समय का फोटो, कितना आपका शक्ल भी बदल गया आपका, मतलब प्रभु ने इतना आपको तंदुरुस्त बनाया, इतना शोभा आपका चेहरा में दिया। काफ़ी लोगों के लिए आपको उपयोग कर रहे, सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर जैसे जो लोगों को, त्यागा हुआ लोग, जो टूटा हुआ लोग है, ब्रोकन पीपल, जैसे जैसे टूटे हुए लोगों के लिए प्रभु आपको उपयोग कर रहे। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु पास्टर जी कृपा करके आप छोटा सा एक प्रार्थना अपने दर्शकों के लिए कर दीजिए। कैन यू प्लीज प्रे फॉर आवर व्यूअर्स। हम इस सेशन को वाइंड अप करेगा। थैंक यू पास्टर जी, छोटा सा प्रार्थना आप दर्शकों के लिए कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु प्रभु धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमको जूम मीटिंग से आजादी की चैनल में, हिंदी चैनल में, प्रभु आपने दिया हुआ कृपा से, आपने दिया हुआ आवाज, आपने दिया हुआ वचन, आपकी गवाही, आपने हमको रास्ते में जब भीख मांगते थे प्रभु, वहां से हमको उठा के आपने हमको इतनी बड़े जगह पे लेके आए। आपको हमने प्रभु के देव की बच्चा आपने माने हमको। हमारा कोई नहीं थे प्रभु, हम रास्ते पे थे, हमारा सपना नहीं थे, हमको लक्ष्य नहीं थे। आपने हमको लक्ष्य दिया, हमको सब कुछ दिया, हमारे सब खो गए थे। मेरे परिवार, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे सब मर चुके थे। आपने हमको वापस बच्चे दिए, वाइफ ने दिया, हमारे भाई बहनों सब हमको वापस लौटाया प्रभु आपने। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस वक्त प्रभु ये जो लाइव जूम मीटिंग में जो लाइव हमारे गवाही सुनी, सभी लोगों को आपके हाथ में देता हूँ। इसमें कुछ टूटा हुए लोग रहते, अपने जिंदगी से मन गया हुआ लोग रहते, कोई विश्वास में आकर भी उनकी लाइफ में कभी ऐसा सोच आ जाते कि क्यों प्रभु में जाना है, जाके भी कुछ नहीं मिला। प्रभु इनको सबको आपके हाथ में देता हूँ। जैसे प्रभु आपने हमको नया बनाया, आपने हमको नया बनाया प्रभु, हमारे शरीर को भी नया बना दिया, हमारा चेहरा भी नया बना दिया, हमारे स्वभाव को भी आपने नया बनाया प्रभु। इस वक्त हम सबके लिए प्रार्थना करते, फिर से बनाओ प्रभु, फिर से सबको बनाओ प्रभु, आपके वचन से सबको ब्लेसिंग करो प्रभु, उनको आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति दो। इस ग्रुप को आपके हाथ पे देता हूं, इस चैनल के, जो आजादी चैनल के सभी कार्यकर्ता लोग आपके हाथ में देता हूं, आपके दास को आपके हाथ में देता हूं प्रभु। ब्लेसिंग करो प्रभु, और आगे बढ़ने के लिए, दुनिया में हर कोने कोने पे प्रभु आपकी आवाज सुनने के लिए प्रभु आप वचन से इनको भर दो प्रभु, आपकी आत्मा से भर दो। सभी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करता हूं, और सुनो, स्वीकार करो। आमेन आमेन आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीष, सहारा और सहायता से देखिए कि आखिरी दिन तक हमेशा अपने साथ में बने रहेंगे। आमेन आमेन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना देर अपने बीच में आके जीवन का अनुभव बताया। प्रभु आपको बधाई गदा से आशीषित करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक असाधारण अनुभव सुना, दर्शकों के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप भी अपने साथ में इतने देर अपना इस जो टेलीकास्ट को वॉच किया। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।